ये किस वजह से हो सकता है स्पीच डिले? बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल है। मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लाइफ में होता है 90%। सो फर्स्ट 3 इयर्स लाइफ में यदि स्पीच वगैरह नहीं आया बेबी, ऐसे में घुट्टी देना, शहद चटाना, या अब सर्दियां हैं तो सर्दियों में बचपन में हमने भी वो ब्रांडी जो है वो पी है, ये क्या सही है? वो जो बेबी है नॉर्मली लोग कंसोल करते हैं, बट दैट इज कंसोलिंग, बट चोकिंग में यस जो बेबी का स्टमक होता है हमारे शोल्डर टिप पे आना चाहिए। 16 बच्चों की जान चली गई एक कंटेमिनेटेड सिरप की वजह से। सो ऐसे में हम अब कफ सिरप पे ट्रस्ट करें या नहीं? इसके लिमिटेशंस हैं, 3-4 बार से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, एक स्टेज में 7 से 10 दिन देना चाहिए। बहुत लंबा टाइम देने पे इसके कारण भी नोज ब्लॉक होता है। ये एक बेबी स्टार्ट क्राइंग एंड दे विल क्राई लाइक एनीथिंग जब तक कि उसको कोई पेन किलर या रिलीफ नहीं होगा, यदि डायग्नोस नहीं होगा। घंटों तक स्लीपलेस नाइट जाता है पेरेंट्स का। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन हो गया है, मतलब कि सिजेरियन के लिए आप जाएं, लेकिन क्या कोई एक्चुअल में फर्क वहां पर होता है कि कोई बच्चा सिजेरियन से हो रहा है या नेचुरल डिलीवरी से हो रहा है? सिजेरियन में क्योंकि हमने बाईपास कर दिया तो बेबी वो स्ट्रेस को नहीं झेला। सो राइट, वो प्रोसेस नहीं ला, तो वो जो बेबी को स्ट्रांग बनाया था वो कहीं ना कहीं लैक है। जैसे पहले की जनरेशन है उनसे भी ये बहुत गलतियां होती थी, उनको पता नहीं होता था कि दो बच्चों के बीच में कितना समय का वो फासला रखें, वो डिस्टेंस रखें, क्या है एग्जैक्ट वो फासला और क्या होना चाहिए आपका फैसला? Normally the people get disheartened कि first baby है, so for us first baby is baby girl, it's always better for families, better for other kids, तो वो बहुत अच्छा करेगा। If your child is not sitting या आपने कोई टास्क दिया उसको फुलफिल नहीं कर रहा है ओवर स्पैन ऑफ लाइफ, क्योंकि स्कूल से कंप्लेन आएगा कि ये टिकता नहीं, ये काम नहीं करता, सबको डिस्टर्ब करता है। These are the early indicators। मेरे लाइक या मेरी फोटो या मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, मैं बहुत हूँ। अर्लियर मेंसेज होते थे गर्ल चाइल्ड में 9 to 11-12 में होते थे, अभी 9 पे हमारा कट ऑफ है कि 9 से पहले नहीं आना चाहिए मेंसेज। बाप रे, 9 तक पहुंच गए? 9 से पहले आ गए, 8 and half। कौन से ऐसे वैक्सीनेशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पोस्ट कोविड, और गवर्नमेंट या प्राइवेट? तो हमारे पास बेबीज मतलब बच्चे आ रहे हैं 100+ में, 100+ के भी, क्या मैंने बात कर रहे हैं? 111 के लिए केजी का भी बच्चा देखा है 9 years 10 years। वेल, दिलों के इस संसार में सच्चा होना बहुत ज़रूरी है ना, कहते हैं ना कि सच्चा होना बहुत ज़रूरी है और बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। इस बचपन के कारवे को लेकर आ गए हैं हम। एक बार फिर से स्वागत करना चाहूँगा आप सभी लोगों का द अनटोल्ड ट्रुथ पॉडकास्ट प्रेजेंटेड बाय बरकत माइंड बॉडी सोल एंड वेलनेस। दिस इज योर होस्ट एंड दोस्त आरजे गौतम आपकी खिदमत में हाजिर है, और आज हमारे साथ उस बचपन को एंजॉय करने के लिए, बचपन की ढेर सारी बातें बताने के लिए, एक्सपर्टीज एडवाइस लेकर हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र झा जुड़े हैं, जो कि एक सीनियर कंसल्टेंट है, पीडियाट्रिशियन है और 24 सालों का एक्सपीरियंस है सर का। मैक्स हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, चंद्रा लक्ष्मी हॉस्पिटल के साथ जुड़े हुए हैं, नेशनल ट्रेनर हैं IAP एंड BLS कोर्स के। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नरेंद्र जी। थैंक यू गौतम जी। होप एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन। यस बिल्कुल। लेकिन ये सफर कैसा रहा रास्ते का ये नहीं पूछूंगा, लेकिन वो सफर जानना चाहूंगा जो मणिपुर से शुरू हुआ था MBBS के साथ और फिर बिहार तक जाकर रुका था, और अभी भी कारवा आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग ऑन योर शो। हम लोग जो हमारा पेरेंटल रेजिडेंस है वो बिहार से ही है, दरभंगा जो मिथिला एरिया है जी। उसके बाद MBBS मैंने मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन से किया, फिर मैंने हाउस सर्जरी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में किया, और उसके बाद हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन पटना मेडिकल कॉलेज में, फिर मैंने सीनियर रेजिडेंसी राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल्स किया, फिर मैं एज ए जूनियर कंसल्टेंट पहले मैक्स में ज्वाइन किया, अभी एज ए मैं सीनियर कंसल्टेंट 16 ईयर्स मैक्स वैशाली इसमें कंटिन्यू करूँ। क्या बात है, मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, और हौसला हो तो ये फासला क्या है। लेकिन ये फासला दूर हुआ, और खासकर बहुत सारे डॉक्टर्स जब MBBS कर लेते हैं उसके बाद स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं तो चॉइसेस बहुत सारी होती है कि हड्डियों के डॉक्टर बने या फिर गायनी की तरफ जाएं। लेकिन आपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट बनने का कैसे सोचा? वो दिमाग में क्या चल रहा था, वो क्या थॉट प्रोसेस था उस समय पर? बच्चों से बहुत प्यार था? एक तो लगाव होता है, सेकेंड जो हम लोग जो देखते हैं कि जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता है वो एज ए पेरेंट्स से कम्युनिकेट आप अच्छा से कर पाते हैं। पीडियाट्रिशियन में यूजुअली पेरेंट्स बहुत एंक्सस होते हैं, उनके बच्चों में यदि छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है। सो कम्युनिकेट, यदि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, यदि इमोशनल बॉन्डिंग है, हम लोग थोड़े से इमोशनली लेवाइल होते हैं। पीडियाट्रिशियन होता है कि हम ये सोचते हैं कि अच्छा बच्चा को इस तरह से पेन होगा,
तो शुरू से ही सोचे थे कि पीडियाट्रिक्स में एक कम्युनिटी लेवल पे थोड़ा सा बेटर कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने पीडियाट्रिक्स ऑप्शन हमें मिला था, तो फिर हम लोग पीडियाट्रिक लिए थे, जबकि हमें सर्जरी और बाकी ब्रांच भी मिल रहे थे। सो आई ऑप्टेड फॉर पीडियाट्रिक्स एंड देन फिर उसके हिसाब से एक्सेल करते गए। डॉक्टर साहब, अगर सरल लैंग्वेज में बोलूँ, शब्दों में बोलूँ, तो हालांकि अडल्ट को ट्रीट करना बहुत आसान होता है। उसे आप कह सकते हैं कि जुबान खोलो और जो है सीधा लेट जाओ, इंजेक्शन ठोकने का समय आ गया है, या फिर आप ये चीज़ें गलत कर रहे हो, वो हार्श आप हो सकते हो। लेकिन बच्चों के साथ ये सारी चीज़ें थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा बदल जाती है। जी। कैसे ट्रीट करना पड़ता है उनको, कैसे उनको पैम्पर भी करना पड़ता है, उनको समझाना भी पड़ता है कि बेटा मुंह खोलो, बेटा आप थोड़ा सा ये साथ दो। वो एग्जामिन करने के लिए चैलेंजेस आते हैं ढेर सारे। बिल्कुल आते हैं। हम्म, सो उस टाइम में जो आपका क्वेश्चंस है, उसका हमारे पास आंसर ये है कि मैं ये बिहेव करता हूँ कि यदि मैं इस बच्चे के पास होता तो मैं कैसे शांत होता। सपोज यदि मैं अभी क्रैंकी हूँ, मुझे लग रहा है कि मुझे आपसे, आप मेरे फिजिशियन हैं, तो मैं पहले से अफ्रेड हूँ। बट हाँ, यदि आपका गेस्चर या जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है पीडियाट्रिक्स के साथ, सो यदि वहाँ पे पेरेंट्स के सपोर्ट्स होते हैं और उसका पेन फील करते हैं, फिर आपके लिए वो ट्रांजिशन जोन अच्छा हो जाता है। सो आपको यदि बच्चे का पेन फील होता है, फिर आप अपने आप को उसके शूज में रख के देन यू कैन स्लोली बच्चों का कॉन्फिडेंस करना है। सो आफ्टर 1 और 2 विजिट्स दे आर कंफर्टेबल, फिर वो बात मान लेकिन जाते आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहता होगा हैं। नहीं? इनिशियल फ्यू इयर्स तो है, लेकिन वंस यू गेट कॉन्फिडेंस, मैं इसलिए हर हम्म, वक्त अभी भी बताऊं कि अपने यहाँ इंडिया में जब तक इमोशनल कनेक्ट नहीं है, तब राइट। तक हमारा ट्रीटमेंट ना हर वक्त होता है। फिजिशियन सब वही दवा लिखते हैं, लेकिन जैसे इमोशनल कनेक्ट हो जाता है, सो आउटकम बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चों का कॉन्फिडेंस मिल जाता है, तो फिर ट्रीटमेंट बहुत आसान होता वो साथ होना है। बहुत साथ ज़रूरी है होता है, बच्चों यस। का। और शुरुआती दौर में न्यूबॉर्न बेबी अगर खासकर हम बात करें तो कहा जाता है कि जॉन्डिस ज़रूर होता है, या एक बार पीलिया ज़रूर होता है यस उनको। और ऐसे में ढेर सारी कठिनाई, माँ बाप तो बेचारे बहुत घबरा जाते होंगे। यस लेकिन ये क्यों होता है, किस तरीके से होता है, क्या तर्क है इसके पीछे? मतलब एक कुछ, बार होना ज़रूरी है। यस होना जरूरी है, उसके अपने लिमिटेशंस है। सो हम्म, माइल्ड जॉन्डिस इज क्वाइट कॉमन, जो नॉर्मली मिसकंसेप्शन है, जैसे हम लोग में जॉन्डिस होता है तो ये इन्फेक्टिव होता है या और भी कुछ रीजंस, बच्चों में ये नॉर्मली भी होता है। हम लोग उस टर्म को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल, बट इट हैज़ टू बी नॉर्मल एंड माइल्ड जॉन्डिस इज बेनिफिशियल फॉर बेबी। जो मैक्सिमम लोग ये सोचते हैं कि जॉन्डिस हो गया और या बेनिफिशियल है ये? माइल्ड जॉन्डिस इज बेनिफिशियल बिकॉज इट ऑल्सो एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट्स। जो लेबर का स्ट्रेस है बेबीज में, वो हम्म, एंटी स्ट्रेस का काम करता है माइल्ड जॉन्डिस। सो हम लोग आवर्स के हिसाब से लेते हैं, जैसे फर्स्ट 24 आवर्स में यदि कुछ है, कोई भी जॉन्डिस लेवल है, तो यूजुअली हम लोग एबनॉर्मल लेते हैं, इवेल्युएट करते हैं। समथिंग लाइक जैसे मदर का RH निगेटिव है, हम लोग यूजुअली बोलते हैं ना कि इनका RH निगेटिव है, सो ओके। देज आई मीन डिस्क्रिपेंसी इन मदर ब्लड ग्रुप एंड बेबी ब्लड ग्रुप। हम्म, सेकेंड होता है यदि कोई प्रीमेच्योर बेबी है या बच्चों में कोई इन्फेक्शन है, तो उसमें चांसेस होते हैं कि जॉन्डिस फर्स्ट 24 आवर्स। आफ्टर दैट इफ इट अपीयर्स, वो नॉर्मल है। सो डेज के हिसाब से हम वैल्यू को करते हैं, जैसे 5, 10, 12 हम एवरेज रखते हैं। सो आफ्टर डे थर्ड यदि 12-15 को क्रॉस करता है, एक वैल्यू होता है जो मिलीग्राम पर डेसीलीटर, उसको क्रॉस करता है तभी हम उसमें ट्रीटमेंट देते हैं। सो देर इज अ विंडो 5 to 15 दैट इज हेल्दी फॉर बेबी, और वो फर्स्ट 5 to 7 डेज में इंक्रीज करता है, देन इट यूजुअली डिक्रीज। सो बाय 2 weeks इट यूजुअली गो। हम्म, सो माइल्ड जॉन्डिस इज बेनिफिशियल, डोंट ट्रीट इट एज ए डिजीज, है ओके। ही नहीं। जस्ट एक इवेल्युएट की, जो भी आपका फिजिशियन है एक बार वो देख लिया, आपको बता देंगे कि माइल्ड लग रहा है, कुछ भी नहीं करना। वो टाइम ड्यूरेशन आपको देखना यस, पड़ता है। हाँ, अच्छा, मैं आपके बारे में एक चीज़ पढ़ रहा था, आपने बहुत सारे CP के केसेस भी हैंडल करें, सेलिब्रल आई थिंक सेरेब्रल है ना, पल्स, यस पाल्सी। और उसमें कहा जाता है कि एक समय के बाद बहुत सारे उसके ऐसे कॉजेज हो सकते हैं। यस बचपन में अगर आपका जॉन्डिस बहुत समय तक रहा है यस तो बच्चे के ब्रेन पे बहुत इम्पैक्ट डालता है। बिल्कुल, ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं मिल पा रही है यस तो भी उस केसेस में आगे जा सकता है। बिल्कुल। और ये बहुत सारे ढेर सारे केसेस आज की डेट में हम देख रहे हैं। सो हम लोग इसको कनेक्टर्स बोलते हैं। सो यदि जॉन्डिस का लेवल इट्स टू हाई, राइट। बिकॉज जॉन्डिस में भी यदि हम देखें जो बिलिरुबिन होती है इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट्स ब्रेन पे इम्पैक्ट करता है, इट गेट बॉन्ड टू ब्रेन। यूजुअली इसका जो डैमेज होता है वो परमानेंट होता है, जो आप बात परमानेंट करें रहता है, परमानेंट होता ये है। डिसऑर्डर बहुत हाँ, लंबा रहता सो है। दैट्स वाई जो मैंने बताया कि 5 to 15 ये हमारा नॉर्मल विंडो है। 15 to 25 होता है, मतलब बेबी के एज के हिसाब से एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा जाता है, देन चांसेस ऑफ गेटिंग इम्पैक्टेड ऑन ब्रेन इज क्वाइट है। इसीलिए आज की डेट में हम लोग जितने भी बेबी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं, तो एक बार हम लोग बिलिरुबिन टेस्ट वहीं पे कर लेते हैं, और जो बेबी डिस्चार्ज होते हैं तो 24-48 आवर्स के बीच में हम लोग इवेल्युएट कर लेते हैं। तो अब
पहले से ये केसेस कम हो रहे हैं, ताकि क्योंकि ये एक बर्डन हो जाता है सोसाइटी पे, क्योंकि मतलब ब्रेन इम्पैक्ट हो गया, फिर आगे फ्यूचर और हर एक चीज़ ना कहीं इम्पैक्ट होता है, और फैमिली के लिए वो बर्डन हो जाता है। तो एक सिंपल इवेल्युएशन से इस बर्डन को हम कट डाउन कर सकते हैं। क्या बात है, ये बर्डन हो जाता है। और आजकल के पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा बर्डन जो है वो ये है स्पीच डिले को लेकर, Yes. कि हमारा बच्चा बोल नहीं पा रहा है, लेट बोल रहा है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए। हालांकि बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स रहे, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बहुत लेट बोलना शुरू किया था, उसको पॉजिटिव वे में माना जाता है। Yes. और हम गांव देहात से आते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ आपको तो वहाँ दादियाँ नानियाँ क्या करती है, चिड़िया का झूठा पानी पिलाने पे उतारू हो जाती है, Yes. या ज़बरदस्ती कुछ भी बोलने की बुलवाने की Yes. कोशिश की जाती है, बहुत सारे मिथ्स में पढ़ा जाता है। ये किस वजह से हो सकता है स्पीच डिले? बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल है। सो यदि मैं इसको दो वे में लूँ कि पेरेंटल हम्म, मिथ क्या है, जैसे मैं भी मेरा भी बैकग्राउंड बिल्कुल विलेज ही है। सो वहाँ पे एक और भी आपको सुनेंगे कि नहीं, इसका पिताजी भी बोल रहा था, इसकी मम्मी भी लेट बोल दादा रही ने भी थी, लेट हाँ, बोला तो था। ऐसे हो तो वो कनेक्ट करते हैं। सो आइसोलेटेड स्पीच डिले है, ये इतना वरी नहीं है, बिकॉज उसको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूशनल, कि कुछ बच्चे में आप देखेंगे या जो आपको हिस्ट्री देंगे पुराने, वो गलत नहीं होते हैं, उनके बच्चे लेट रिस्पॉन्ड करते हैं, लेट स्पीच को करते हैं। कुछ रीजन है, एक तो फैमिलियल होता है, एक जेनेटिक भी होता है। हमारे लिए एज ए पीडियाट्रिशियन ज़्यादा कंसर्न है, क्योंकि जब आप इवेल्युएट करते हैं, नॉर्मली क्या होता है, बेबी बॉर्न होता है, हम लोग बेबी से कनेक्ट करने की सुने, सो बेबी स्टार्ट गिविंग यू हिंट कि उसका स्पीच कैसे है या कितना अर्ली होगा। हम लोग बोलते हैं यूजली फोर्थ फिफ्थ में ना बेबी कू करना शुरू करता है, कूइंग होना चाहिए करके, जब आप चौथे बात करते पांचवें हैं महीने चौथे में। पाँचवें दिन बेबी स्माइल बैक करता है। सो दीज आर द हिंट्स कि बेबी आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, जब वो आई टू आई कांटेक्ट होता है। सो हम लोग इसलिए आजकल ये रेड फ्लैग साइंस जब भी बच्चों को देखते हैं तो पेरेंट्स को बताते हैं कि 6 मंथ्स, 9 मंथ्स, 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 2 years, बिकॉज दिस इज अ क्रूशियल एज। जो आप बोले स्पीच का डायरेक्ट लिंक है ब्रेन से। मैक्सिमम ब्रेन डेवलपमेंट आफ्टर डिलीवरी फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ में होता है, 90%। सो फर्स्ट 3 years लाइफ में यदि स्पीच वगैरह नहीं आया बेबी का जैसे 6 मंथ्स में ही आपका आई कांटेक्ट नहीं आया, स्माइल बैक नहीं किया, बेबी अपने नाम से रिकॉग्नाइज नहीं किया, बिकॉज यूजुअली एज ए पेरेंट्स हम बेबी को रिस्पॉन्ड करते हैं या बेबी को किसी नाम से बुलाते हैं तो बेबी स्माइल बैक करता है या मदर को रिकॉग्नाइज करता है। दीज आर द इनिशियल साइंस की वो बेबी शो कर रहा है कि उसका डेवलपमेंट अच्छा जा रहा है। सो बाय 1 year ऑफ एज बेबी शुड रिस्पॉन्ड बाय हिज नेम, या बेबी जस्ट 2 words, जो हम लोग बोलते हैं ना बाई सिलेबस, मामा, मामा, दादा, पापा, पापा, सेम वर्ड्स को 2 उस बार पर बोलते रिस्पॉन्स हैं, करना रिस्पॉन्ड जरूरी है। करता है। शुरू के कितने टाइम में? फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में ये 2 words आना चाहिए बाई सिलेबस हम बोल। और उसके बाद कुछ बेबीज के अलग अलग होते हैं, जैसे आपके घर में यदि किसी को लोग काका या चाचा बोले ना तो वो पिक कर लेते हैं बेबी, दे स्टार्ट स्पीकिंग, मतलब वो रीजनल लैंग्वेज। रीजनल लैंग्वेज। सो लैंग्वेज इज ऑलवेज हैज टू लर्न। सो अभी जो डिले हो रहा है जिसमें आपका मीडिया एक्सपोजर हो गया, क्योंकि अभी जैसे 6-7 मंथ्स होता है वो स्टार्ट कर देते हैं वीडियो दिखाना, ये कभी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, बेबी वन वे केवल रिसीव कर रहा है। मैं आपसे बात तभी करूंगा जब आप मुझे कुछ पूछ रहे हैं तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा। तो ये कम्युनिकेशन, ये इंटरेक्शंस बेबी के साथ पहले लोग ज़्यादा करते थे, अब टाइम कंस्ट्रेंट के कारण, उसके कारण सोशल मीडिया दे दें, सो वो डिले होने लगा। सो वन ऑफ द जो इम्पैक्शन आ रहा है सोशल मीडिया का, ये यही है कि अर्ली इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मीडिया लीड्स टू डिले इन स्पीच। वो डिपेंडेंट बहुत ज्यादा नहीं हो गए हैं लोग, बिकॉज बिल्कुल हो गए। तमन्ना भाटिया एक एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत कंसर्न की बात है, ये मेरा गाना है आज की रात, हाँ, मजा आंखों से लीजिए समथिंग समथिंग, और माएँ जो है बच्चों के साथ में बैठी हुई हैं, एक एक निवाला उनको खिला रही हैं और उनका ध्यान पूरा वहां पर है। बच्चा कुछ नहीं कर रहा है, वीडियो देख रहा है, हाँ। वो थोड़ा सा खाना खा रहा है फिर रुक जा रहा है, फिर थोड़ा सा खाना खा रहा है फिर रुक जा रहा है। ये भी हानिकारक चीजें हैं बहुत ज्यादा। बिल्कुल है। 2 लॉसेज हैं। एक तो वो मतलब इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं लोकल लैंग्वेज या पेरेंटल क्या है। नॉर्मली जो अभी इमोशनल डिस्कनेक्ट हो रहा है, वन ऑफ द रीजन ये भी है। पहले हम लोग खाते थे, अभी भी आप सोचिए कि यदि हमें होम टाउन जाना पड़े, हम लोग वही खाना चाहेंगे कि वही मतलब ताज़ा ताज़ा हमें चावल मिल जाए, यस, दाल मिल जाए, हम लोगों की तरफ चोखा ज़्यादा तो ये समझो बेसिक लिट्टी हमारा चोखा, है, हाँ हाँ। जो भी रीजनल हमारा है। सो आज के डेट में बच्चों का ये नहीं रह गया। जब भी आप इस चॉइस देंगे तो कुछ ना कुछ आउटसाइड का जंक फूड के लिए बोलेंगे। सो ये डिस्कनेक्ट इसलिए होगा क्योंकि फूड में हम टेस्ट और इमोशनल कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सो मुझे लग रहा है कि पहले क्या होता था, लोग बोलते थे कि नहीं खा रहा है बच्चा, जो आप बोले कि दादी नानी जो होती थी ना, कुछ बहाना का, अच्छे उसके हिस्से का खा लो, ये दादाजी के नाम से, ये नाना जी के नाम से। सो बच्चे उसके हिसाब से प्लस करते जाते थे, मतलब थोड़ा सा और ज़्यादा खा लेता और फुल स्टमक हो जाता।
सो अब ये चीज़ें कम हो गई है, यूनिटी फैमिली हो गया, सिंगल फैमिली हो गया, मैन पावर की है, सब थोड़े से बिजी हो गए, तो सोशल मीडिया का एटलीस्ट बिलो 2 years ऑफ लाइफ में नहीं होना चाहिए एक्सपोजर, सो दैट कि बेबी अच्छा से पहले डेवलप हो जाए, देन यू कैन इंट्रोड्यूस। बिल्कुल एसेंशियल है ही, लेकिन इंट्रोडक्शंस हर वक्त आफ्टर 2 years होना चाहिए, जब ब्रेन डेवलप सिग्निफिकेंट हो जाए। एक प्रोसेस होता है वेइंग, Yes. अगर मैं Yes. गलत नहीं कह रहा हूँ तो Yeah. यूएस में इस प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, Yeah. या ढेर सारी कंट्रीज में, जहाँ 6 महीने आपका बच्चा जो है वो दूध पे डिपेंडेंट है, Yes. लिक्विड डाइट पर है, और 6 महीने के बाद आप कोशिश करते हैं कि उसको हल्का हल्का निवाला खिलाएं। लेकिन यूएस में छोड़ देते हैं बच्चों को, खाएगा तो खाएगा, Yes. नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, गिरेगा कोई दिक्कत नहीं है। Yes. लेकिन यहाँ पर माँ बाप जो है वो कपड़ा लेकर पहले बैठे रहते हैं, बैठे। तैयार रहते हैं, Yes. वो वेइंग प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं हो नहीं पाता हो है यहाँ पर। ऐसा क्योंकि होता है? बिल्कुल होता है, जो हम लोग बोलते हैं कि फर्स्ट 6 months एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड होता है, देयर शुड नॉट बी एनी अदर डाइट। आफ्टर 6 months क्योंकि मदर मिल्क रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, तो हमें उसे कॉम्प्लीमेंट्री, पहले हम लोग इसको वीनिंग बोलते थे, तो वीनिंग में एक सर्टेन टाइम के बाद लगा कि कहीं हम बंद तो नहीं कर रहे, सो आइडियली मदर फीड को बंद नहीं करते हैं, लेकिन सफिशिएंट नहीं होता है बेबी के ग्रोथ के लिए, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री फीड करते हैं। और इतने सारे इसमें क्योस है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो पेरेंट्स पूछते हैं, सिंपल ओनली 3-4 लाइन है जो कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना है। एक तो हर वक्त विनिंग फूड जो हमारा होना चाहिए, रीजनल, कल्चरल, जो भी मेरे एरिया में फॉलो होता है या मेरे फैमिली में फॉलो होता है, वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। लिक्विड है तो लिक्विड से स्टार्ट होगा, बेबी फीड ले रहा था मिल्क, तो पहले दाल सूप जैसे स्टार्ट करते हैं या फिर खिचड़ी देते हैं, इनिशियली थिन होता है, फिर आप उसको पोरेज जैसे मतलब थिकनेस बढ़ाते हैं, बिकॉज बाय 9 months बेबी शुड स्टार्ट स्वेलोइंग, अचीविंग अच्छा सा आ जाए। सो प्रोसेस ये है कि जस्ट इनगल्प कर रहा है तो उसके बदले वो च्यू करना शुरू कर दे। और हर वक्त होना चाहिए कि जैसे स्टार्च बेस्ड डाइट हुआ, कि जैसे राइस बेस्ड हुआ या नॉन एलर्जिक फूड हुआ, एंड कभी भी एक साथ मल्टीपल फूड नहीं, बेबी गेट कंफ्यूज कि उसको लगता है कि क्या टेस्ट है नहीं है। हर वक्त वन टाइम एक फूड जो है एक बार में ही देना चाहिए, एंड देन ग्रेजुअली उसको वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं। सपोज कि आज बेबी जैसे आपने दाल सूप दिया 2 स्पून लिया, अगले दिन 4 kg 5 kg, जैसे वो हम लोग बोलते हैं कि एक सर्विंग हाफ कटोरी लेने लगे, 200 ml का हाफ कटोरी रहता है, सो हाफ कटोरी ले, इसका मतलब आपने एक डाइट कंप्लीट कर दिया। सो धीरे धीरे आप जैसे जैसे डाइट इंक्रीज करेंगे, मिल्क को आपको रिड्यूस करना है। सो साथ में क्योंकि एडिक्शन हो जाता है ना, मतलब नहीं देना। 6 months के बाद तो यू हैव टू रिड्यूस, मदर मिल्क नेचुरली रिड्यूस हो जाता है। सो पेरेंट्स क्या करते हैं, बाहर का मिल्क स्टार्ट कर देते हैं। सो हमें बाहर का सॉलिड स्टार्ट करना है, ना कि मिल्क स्टार्ट करना है। सो अनाज पोर्शन में लाना है, सो दैट कि 9 months में 50% मिल्क हो जाना चाहिए, 50% सॉलिड। बाहर के मिल्क की आपने बात की, एक बहुत ही प्यारा प्रश्न यहाँ पर आ रहा है, क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, वो ये है कि बच्चों में अगर आप देखें, या फिर हमारे साथ भी ये था, एडिक्शन इस तरीके का था कि बॉर्नविटा नहीं है, हॉर्लिक्स नहीं है, तो मैं दूध नहीं पीऊंगा। वो टेस्ट कहीं ना कहीं आपके अंदर रम गया है, और पेरेंट्स भी नहीं जानते कि इसमें कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, शुगर हमेशा से गलत रही है, ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, राइट? लेकिन फिर भी वो शुगर इनटेक जो है वो बच्चों में जा रहा है किसी तरीके से, इंसुलिन जो है उसकी मात्रा रिलीज हो रही है। सो इसलिए इसका आप अभी भी देखें, जो हम लोग रीजनल एरिया में हैं, दे आर डूइंग मच बेटर देन द अर्बन एरिया। बट ये है कि अभी तो कैंपेन है कि नो शुगर नो सॉल्ट, मतलब कोई एडिशनल सॉल्ट शुगर नहीं हम देना। जो हमारा फ्रूट्स में इसमें नेचुरल शुगर है उतना ही एक्सेप्टेबल है। वी डोंट हैव टू ऐड रिफाइंड शुगर या रिफाइंड ऑयल, ये हमें अब बच्चों की डाइट में नहीं देना है। और मैं उससे ज़्यादा स्ट्रेस इस बात पे दूंगा कि हम डब्बा बंद खाना को कम करें। ये आया था इसलिए कि चलो हम कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं तो वहाँ पे कम्बर्सम न हो, लेकिन हम ना रूटीन वे में दे दिया। खासकर अपने यहाँ इतना ज़्यादा प्रिजर्वेटिव फ्री डाइट नहीं आता, सब बच्चों में इसके कारण बहुत सारा प्रिजर्वेटिव्स इसके थ्रू के दे रहे हैं। तो और इसीलिए हम बहुत ज़्यादा बच्चों में इरिटेबिलिटी या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब जीआई रिलेटेड जितनी बोलते हैं स्टमक रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस देख रहे हैं। सो इसके कारण आपको कहीं ना कहीं ये प्रोसेस फूड को रिड्यूस करना है। मतलब अगर सरल शब्दों में कहें तो हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा या और भी ऐसे ढेर सारे जो प्रोडक्ट मार्केट में है, इनका इंटेक नहीं करना इसमें चाहिए। लिखा है लेस देन 2 years में तो यू कैन नॉट गिव। और लेस देन 2 सेरेलैक? years हाँ, सेरेलैक को मतलब
if you are making homemade, मैं कोई Homemade, अपना, okay. if you are making homemade में मीन्स कि आपने गेहूँ लिया और सब्जी चावल लिया, 2-3 को मिक्स कर लिए। जैसे हम लोग ड्राई फ्रूट्स है 9 मंथ्स के बाद रिकमेंड करते हैं, नॉन वेज 9 मंथ्स के बाद रिकमेंड करते हैं, बिकॉज दीज आर एलर्जिक फूड्स, जितने भी नट्स और ये होते हैं। तो इसीलिए 9 मंथ्स में इंटेस्टाइन मैच्योर होता है, मतलब लीकी पोर होता है। इफ़ यू इंट्रोड्यूस एलर्जिक फूड्स तो उसमें बच्चे बहुत जल्दी फिर स्टमक से, बिकॉज 70% हमारा जो इम्यूनिटी डिसाइड होता है वो स्टमक रिलेटेड होता है। सो आपको यदि किसी बच्चे में मल्टीपल लूज मोशंस फर्स्ट 9 मंथ्स में, दे यूजुअली सफ़र। सो first 9 months, well, 6 to 9 months is very crucial to introduce one by one food and simple cultural accepted जो हम लोगों का अपने घर में फॉलो होता है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, हमारे एरिया में खिचड़ी ज़्यादा होता है, आप वेस्ट बंगाल में जाइए तो वहाँ पे खीर वगैरह ज़्यादा है, आप साउथ में जाइए तो इडली वगैरह। सो दीज आर सिंपल एंड डाइजेस्टेबल, ये इजीली डाइजेस्टेबल है, नॉन एलर्जिक फूड है और एक्सेप्टेबल है साइंटिफिकली भी। सो ये सब इंट्रोड्यूस करना चाहिए एंड देन यू कैन मेक, यदि आपको लगता है कि क्विक में हमें देना है तो आप सेरेलैक वगैरह यू कैन इंट्रोड्यूस, बट फर्स्ट मंथ और लास्ट तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। 7-8 यू कैन ट्राई बट नॉट। और उसके सिम्टम ये है कि लूज मोशन अगर लग रहे हैं तो फिर बंद कर लीजिए। लूज मोशन है, समटाइम्स इरिटेबिलिटी, जस्ट क्रैम्प्स आएंगे बेबी को, बेबी अनएक्सप्लेन क्राई कर रहा है, आपको लगता है कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप पूछते हैं पेरेंट्स से तो पता चलता है कि कुछ न्यू फूड ऐड किए, या कितनी बार होता है ना कि आप कुछ खा रहे हैं, ऑफर कर दिए, बेबी तो यूजुअली मना नहीं करेगा, तो बस एक्सेप्ट कर लेगा एंड देन दे रिएक्ट विद दैट फूड। तो उसके साइंस होते हैं अनएक्सप्लेन क्राई या वोमिटिंग, दीज आर साइंस ऑफ कि बेबी फूड को इंटॉलरेंस कर रहा है, तो उसको फूड इंटॉलरेंस में आता है। ये इंटॉलरेंस होना चाहिए। वेल, एक जो चीज़ टॉलरेंस के साथ आती है वो ये आती है कि बहुत सारे मिथ आ जाते हैं छोटे शहरों में। जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे कि बच्चों के जो ऑर्गन्स हैं वो बहुत सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन ऐसे में घुट्टी देना, शहद चटाना, या अब सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में बचपन में हमने भी वो ब्रांडी जो है वो पी है। बिल्कुल ये क्या सही है या ये मिथ है, इनसे दूरी मिथ बना है। के रहनी चाहिए? ब्रांडी के लिए तो बिल्कुल बिग नो है, देयर इज नो आई मीन कंसर्न, बिकॉज Okay. इट नॉर्मली अल्कोहल क्या है, आपका लोकल मतलब वेस्कुलर थोड़ा सा डिस्टेंशन होता है, आप लोग वेस्कोडाइलेशन जो हम बोलते हैं, आपको वार्म फील होता है, बट इसके अगेंस्ट ये है कि बच्चों में गैस्ट्राइटिस होगा। सो इसमें तो बिग नो है, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। जहाँ रही हनी की बात, इनिशियली बड़ा नेचुरल वे में मिलता था, अभी हनी भी लेस देन 1 ईयर ऑफ लाइफ में नहीं है, एंड यू केम टू नो कि आप सरप्राइज हो जाएंगे कि ये हनी अर्ली इंट्रोडक्शन, बहुत जगह रिचुअल्स हैं कि जो बुआ वगैरह होती है वो इंट्रोड्यूस चटा करती हैं देती आके, हैं yes, कि मेरी घुट्टी दी हाँ। हुई है। तो हम लोग एक 7th डे डिजीज 8th डे डिजीज बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, वो बेसिकली ये ही हनी में होता है। बेबी सडनली फीड रिफ्यूज कर देता है आफ्टर 7-8 डेज, यदि आपने हनी दिया, एंड इफ बेबी कॉट दिस वन एंड इट्स क्वाइट डेडली डिजीज। सो बाप रे इन बाप। सब के बाद, इंसिडेंट्स के बाद ही जो हम लोग का आईपी फोरम बना है, उसमें ये था कि हम लोग बिल्कुल डिस्करेज करते हैं कि कोई प्री लैक्टियल फीड या हमें हनी वगैरह नहीं देना है। अभी तो लेस देन 1 ईयर ही बिल्कुल अवॉइड करना है। पहले तो 6 मंथ्स में लोग स्टार्ट भी करते थे, नाउ दे आर अवॉइडेड बिकॉज इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा पिक हुआ, एंड देन स्लोली डॉक्टर्स आर डिस्करेजिंग पेरेंट्स। तो अभी भी है, बट जब भी हमसे कनेक्ट होता है, जब उन्हें बताते हैं कि इसके कारण पुअर आउटकम भी आ सकता है, सो दे केम टू नो। ये होना चाहिए। एक्चुअल में मेरे एक भैया हैं, वो एमडी डॉक्टर हैं, और क्या हुआ कि छोटे शहरों की अगर विशेष बात करें, बड़े शहरों में भी ऐसा होता होगा, कुआ पूजन या फिर Yes, छठी या yes. ये सारी चीज़ें होती है, और उसमें क्या होता है कि प्रॉपर हवन किया हवन जाता किया है, जाता और वो जो मदर होती है बेबी को लेकर सबसे आगे बैठी रहती है, और इतना Smoke धुआं, होता है, yes. इतना धुआं। Yes. दिल्ली की अगर हम बिल्कुल। बात करें, AQI लेवल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा 300 हाई हो गया है, लेकिन इतने धुएं में भी लेकर वो बैठे रहते हैं, बिकॉज उनके लिए ये रिचुअल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं भैया, दिस इज़ नॉट गुड। आपको नहीं पता कि छोटे में अगर कुछ हो गया, आंखें सेंसिटिव हैं, ऑलरेडी कोरोना की वजह से हमारे लंग्स भी जो हैं वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो गए हैं, तो ये सही है लोगों के लिए या टोटली बिग नो? बिग नो है। हाँ हाँ। यदि इस बात को मैं ऐसे रखूँ, बेबी इज मोस्ट प्रोटेक्टेड इन मदर्स वूम, ठीक है, 9 मंथ्स था बेबी, नाउ बेबी जस्ट आउट हुआ है। हम लोग बोलते हैं फर्स्ट 4 to 6 वीक्स ट्रांजिशन जोन। जो बेबी एक अम्नियोटिक फ्लूइड, एक फ्लूइड लेवल बैग में था, मदर से उसको ऑक्सीजन मिल रहा था, मदर से उसको ग्लूकोज मिल रहा था, इतना प्यूरिफाइड फॉर्म में,
नाउ सडनली बेबी बाहर आएगा, अभी देख लेंगे विंटर आ हम्म, गया कि हम लोग विंटर केयर की बातें करते हैं, हाँ एंड हाँ सडनली 5th 6th डे आप उसको डस्ट एक्सपोजर में या स्मोक एक्सपोजर में रख लेते हैं। बेबी के नॉस्ट्रल इतने थिन होते हैं, एंड देन बेबी स्टार्ट स्नीजिंग, कॉफिंग, सो बेबी के लिए, एंड टॉप ऑफ दैट आप ये वर्ड सुनेंगे कि बेबी जो होता है ना ऑब्लिगेट नेजल ब्रीदर होता है। हमें हम्म आपका नाक वाक बंद हो जाएगा, वी स्टार्ट माउथ ब्रीदिंग। बेबी फर्स्ट 3 4 मंथ्स माउथ ब्रीथ नहीं करता है। दैट्स वाई यदि बेबी में हल्की सी भी नोज ब्लॉक होता है या बेबी जैसे वॉमिट करता है, फर्स्ट थिंग टू क्लियर इज नोज, बिकॉज फिर बेबी सांस नहीं ले पाता है और बेबी स्टार्ट क्राइंग, और ड्यूरिंग क्राइंग बेबी स्टार्ट टेकिंग ब्रेथ, सो इसलिए बेबी ज़्यादा बाय डिफॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए एक्सेसिव क्राई करता है। सो जब भी ये एक्सपोजर या जैसे अभी हम लोग यहाँ पे इतने एक्यूआई पे हैं, तो इसको ऐसे ही रखें कि हम इंडोर रखें, इंडोर पॉल्यूशंस कम रखें, अर्ली मॉर्निंग का और लेट इवनिंग का वो अवॉइड करें कि हम बाहर का एक्सपोजर लेना, तो इन चीज़ों से हम बेबी का नेजल स्टफनेस कम कर सकते हम्म। इससे एक बड़ा प्यारा सवाल निकल कर आता है, वो ये आता है कि बच्चे अधिकतर मैंने देखे कि सांस भूल जाते हैं, चोकिंग हो जाती है हैं। उनके यस, साथ। एंड आई एम श्योर जितने भी पेरेंट्स देख रहे होंगे उनको भी इस सवाल का जवाब चाहिए, ये क्यों होता है और ऐसे में क्या प्रिकॉशन ले। कई जो है वो पीठ थपथपाने यस। लग जाते हैं। जी। सो एडल्ट में तो हमको इसको हेल्मिक मैन्यूवर बोलते हैं। व्हेनेवर आपको ये लगे कि बेबी ने फीड लिया और यदि वॉमिट किया, चोकिंग उसके कारण हो गया या फीड करा रहे हैं, मैक्सिमम टाइम आप देखें जो यूजुअल हमारा रिकमेंडेशन है कि बेबी का हेड एलिवेटेड होना चाहिए, बिकॉज ऊपर रहना चाहिए। अगेंस्ट ग्रेविटी बेबी सक नहीं कर पाता अच्छा से, तो बेबी गेट एस्पिरेट, तो उसमें चोकिंग फील होता है। उस टाइम में जो ब्रेथ होल्ड करता है हम लोग उसको एपनिया बोलते हैं, जिसमें बेबी कभी कभी ब्लू हो जाता है या कलर चेंज हो जाता है, अच्छा, ऐसा होता है? ऐसा हो जाता है। सो हम्म, ड्यूरिंग दैट चोकिंग फर्स्ट थिंग इज लिफ्ट द बेबी। इफ यू फाइंड एनीथिंग माउथ में आपको कुछ दिख रहा है तो ऐसे जस्ट क्लीन कर ले, जो दिख रहा हो बस, ऐसे फिंगर स्वाइप नहीं करना, जस्ट इफ देर इज। बट फर्स्ट थिंग यदि लेस देन 4 मंथ्स है तो आपको नॉस्ट्रल क्लीन करना है। जो शोल्डर पे हम लोग नॉर्मली रखते हैं, कंसोल करते हैं, उसमें टैप करना है। सो नॉर्मली टैप जो क्या होता है, यदि सपोज ये बेबी है, नॉर्मली लोग कंसोल करते हैं, बट दैट इज कंसोलिंग, बट चोकिंग में यस, जो बेबी का स्टमक होता है हमारे शोल्डर टिप पे आना चाहिए। शोल्डर टिप पे आएगा, देन ये आप टैप करेंगे, तो यदि कुछ भी जैसे यदि एरोफेजिया या कुछ भी बेबी जैसे एयर वगैरह लिया, जब टैप करते हैं तो बर्पिंग के साथ वो निकल जाता है, तो यूजुअली रिलीव हो जाता है। बट उसके बावजूद भी यदि आपको लगे कि बेबी रिस्पॉन्सिव नहीं है, कुछ भी नहीं है, देन इट्स रियल स्केरी इमरजेंसी। तो आप लेकर जाएं। हाँ, उस टाइम में तो फिर हम लोग आजकल खासकर जो रिस्क फैक्टर होता है, प्री टर्म बेबी होता है, हम पेरेंट्स को वहीं पे सिखाते हैं कि कैसे सीपीआर देना है। सो दे शुड नो कि सीपीआर कैसे ना, तो सीपीआर से वो रिलीव हो जाता है। क्या बात है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हाँ, है लेकिन सिंपल है। इंफॉर्मेटिव बहुत है हाँ, ये। जस्ट 5 मिनट्स का स्टेप रहता है। सो हम लोग ने अब क्या किया कि जितने भी पेरेंट्स हैं जिनके हाई रिस्क बेबीज हैं, हम उनको अब सिखाना शुरू कर दें, सो दैट कि एटलीस्ट एक हैंडी ये रहे कि उस टाइम में, बिकॉज दे फील बाद में गिल्ट फील करते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, समय तो नहीं रहता। हाँ, सो दे शुड गेट एम्पावर्ड, कि ये नहीं हो कि वो हॉस्पिटल में, क्योंकि हम भी सीपीआर करेंगे तो सेम थिंग दे कैन डू है। और न्यूबॉर्न बेबी में इनिशियल फेज ऑफ लाइफ में बेबीज में तो एनीबडी कैन गिव, यदि उनको थोड़ा सा टेक्निक पता होना। इट डजंट रिक्वायर मच, आई मीन हाई टेक साइंस, जस्ट 5 मिनट्स सीपीआर वो करके उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्या बात है, सोचिए ये वीडियो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एक बात और निकल के आई है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स का ये कहना था कि कोरोना के टाइम पे कि अब आने वाले समय में जो बच्चे होंगे, बहुत परसेंटेज में उनके लंग्स ऑलरेडी खराब होंगे। ये क्या सच्चाई है? नो, नहीं? ना, अच्छा। लंग्स खराब नहीं होंगे, बट हाँ हाँ। देयर इज हाई रिस्क। जैसे मैंने बताया कि जैसे प्रीटर्म बेबी हैं जो वेंटिलेटर पे रहे हैं, या जिनके फैमिली में एलर्जिक मतलब जेनेटिकली है कि जो अस्थमेटिक हैं, जो हाँ आप हाँ, पूछ रहे हैं, या जिनको कुछ लंग रिलेटेड डिजीज है, या जिनको वो कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। हाँ, देयर लंग कैन गेट डैमेज। बट ये है कि विथ एक्सपोजर, जैसे हम लोगों का कि विथ एक्सपोजर इस एक्यूआई में हम रहेंगे तो स्लोली स्लोली लंग्स पे अफेक्ट तो पड़ेगा ही, बिकॉज यही 3 4 एरिया है जो मैं बात कर रहा था, जैसे फूड एलर्जी का, इसी तरह से लंग एलर्जी हो गया आपका, आई एलर्जी का, स्किन एलर्जी का, दीज 4 5 ऑर्गन्स विच रिएक्ट विथ एनी एंटीजन, कोई भी फॉरेन पार्टिकल हुआ, चाहे डस्ट स्मोक का, लंग स्टार्टेड रिएक्टिंग। तो इसीलिए हम लोग कॉफिंग या उसके कारण इतना ज़्यादा अच्छा ऑक्सीजनेशन नहीं आता, तो यू फील इरिटेट, जो हम लोग नॉर्मल डे टू डे लाइफ में होता है। तो बट ऐसा नहीं है कि पोस्ट कोविड ऑल ऑफ, आई मीन जितने भी बेबी बॉर्न हैं उनके लंग्स जो हैं डैमेज हो गए, वो बिल्कुल मिथ है या ऐसे जस्ट कि प्रोपेगेंडा है। कुछ परसेंटेज, हाँ, ये प्रोपेगेंडा हाँ हाँ, चलाया गया वो एक नथिंग तरह से। नथिंग।
एंड अगर बहरहाल अभी हम बात करें, दिल्ली एनसीआर में हम बैठे हुए हैं, एक्यूआई लेवल ऑलरेडी Yes. 600-700 पार जा चुका है, लेकिन इस समय जो न्यूबॉर्न बेबी हैं तो मदर्स को या पेरेंट्स को या घर वालों को क्या ख्याल रखना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए? दो चीज़ें, एक तो हम्म। हमारा रूम प्रिपेयर हो बेबी के लिए, जैसे मैंने आपको बताया ओके। था कि मदर वूम से बेबी आउटर इन्वायरमेंट में ठीक आ है। रहा है और हम उसको बहुत ही खराब इन्वायरमेंट दे रहे हैं, जिस बेबी को लेस देन 50 का एक्यूआई चाहिए, आइडियल कंडीशन इज लेस लेस देन देन 50? 50। सो और हम उसको दे रहे हैं 300 400, ठीक। सो एटलीस्ट हम अपने घर गए, सपोज ये मेरा घर है, मेरे घर में बेबी आएगा तो मैं 3 4 चीज़ें रखूँगा। मेरा रूम टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री होना चाहिए ताकि एक सूदिंग सा उसको फील हुआ। बेड बेबी का सॉफ्ट होना चाहिए। थर्ड होता है कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, जैसे नॉर्मली होता है आप पहले से पेंट वगैरह के लिए कोई स्मेल वगैरह नहीं होना चाहिए। बेबी डोंट हम्म। लाइक लॉट ऑफ नॉइस, लॉट ऑफ लाइट। सो मिनिमम एम्बियंट लाइट होना चाहिए, मिनिमम बोलते हैं लेस देन 40 डेसिबल होना चाहिए, आइडियली इज 10 to 20 के बीच में। जस्ट जो भी हम लोग विस्परिंग करते हैं उतना ही बेबी के आसपास सुनाई देना। जो करते भी हैं लोग, बहुत लोग होते हैं ना कि जब बेबी सो रहा होता है तो हम आराम से बात करते हैं ताकि बेबी जाग नहीं जाए। एंड देन हम्म। अभी जैसे विंटर केयर के लिए जो आप पूछ रहे हैं, तो एक लेयरिंग का आ गया क्वेश्चन, क्योंकि ओवर लेयर कर देते हैं, 5 7 लेयर में ऐसे देते हैं। रूल इज कि हम 2 लेयर या 3 लेयर यूज करते हैं, हम अपने बेबी में 1 लेयर एक्स्ट्रा रखें, बिकॉज यूजली टेम्परेचर जो होता है वो पेरेंटल उसके साथ मैच करता है। हमें कोल्ड लग रहा है तो बेबी को भी कोल्ड लगेगा। हम्म। सो जस्ट 2 से 3 लेयर सिंपल ड्राई कॉटन क्लोथ्स कर लें, स्नगली फिट। कैप यूज़ करें, मिटन सॉक्स यूज़ करें, इससे बेबी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दूसरा आ जाता है स्किन केयर में, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि हल्का सा लाइट ऑयलिंग कीजिए। हम्म। बहुत अच्छा, आप रूरल में देखेंगे हम लोग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, उससे मसाज करते हैं। हल्का ऑयल को वार्म कर लीजिए, उससे मसाज कीजिए तो बेबी का वार्मनेस परसिस्ट मतलब मेंटेन रहता है। जो स्मॉलर बेबी है उसमें फ्रीक्वेंट फीडिंग, जो 6 महीना से ऊपर है, जो हम लोग बात करते हैं दाल सूप, तो उसमें आप सूप इंट्रोड्यूस कर देते हैं, वेजिटेबल सूप या दाल सूप, तो हम्म। हाइड्रेशन। सो आपने क्लोथिंग कर लिया, टेम्परेचर कर लिया, स्किन केयर कर लिया, हाइड्रेशन, ये 3 चीज़ हम रखते हैं, सेफ विंटर हम निकाल सकते हैं। और इंडोर पॉल्यूशंस को अवॉइड करना है, एटलीस्ट खासकर जो स्मोकर, जिसमें पेरेंट्स में से कोई भी स्मोकर है, तो एटलीस्ट वो पैसिव स्मोकर हमें बेबी को नहीं बनाना है। घर में कहीं धूप वगैरह या कुछ अलॉट वगैरह चलता है, बेबी के हेड एंड में नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंट होना चाहिए। और झाड़ू बुहारू सब नहीं होना, सिंपल मॉपिंग होना चाहिए, बिकॉज डस्ट जब वो ऊपर आता है तो थोड़ा सा स्टे करता है, सो बेबी गेट इरिटेटेड। बहुत हेवी कर्टेन वगैरह नहीं होना चाहिए, सिंपल कॉटन, जो पिलो कवर वगैरह होना चाहिए, सिंपल कॉटन, डेली क्लीन होना चाहिए। एंड बाथिंग वगैरह को आप स्पेस आउट कर सकते हैं, ट्वाइस वीकली कर सकते हैं, ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द सिंपल थिंग्स जिससे हम बेबी का सूदिंग और स्मूथ विंटर निकाल सकते हैं। पहली ठंड क्या बच्चों के लिए वाकई में थोड़ी सी खतरनाक रहती है? बिल्कुल रहेगी, मीठी ठंड जिसे बोलते हैं। परफेक्टली, बिकॉज हम्म। बेबी ये ट्रांजिशन उसके लिए फर्स्ट ऐसा होगा जिसमें उसको खुद बनाने का, जैसे ठंड होता है या गर्मी होती है, सो हमारा जो टेम्परेचर सेट होता है वो हाइपोथैलेमस में होता है। जो थैलेमस होता है वो उसको बेबीज में इतना अच्छा मैच्योर नहीं होता, जो मैंने बात किया कि यूजली सेकेंड थर्ड ईयर ऑफ लाइफ में आएगा। सो ड्यूरिंग दैट टाइम बेबी इज डिपेंडेंट ऑन पेरेंटल केयर। सो इसीलिए फर्स्ट ट्रांजिशन इज ऑलवेज कंसर्न, इसीलिए पहला ट्रांजिशन में आप ये मान के चलिए कि मैं बेबी रहता तो मुझे कितना डिस्कम्फर्ट होता। सो इसीलिए रूम टेम्परेचर से स्टार्ट कीजिए एंड देन स्टार्ट ऑल दीज थिंग्स, जो हम लोग बात किए स्टेप बाय स्टेप, कि क्लोथिंग लेयर, रूम टेम्परेचर, स्किन केयर एंड हाइड्रेशन, ये 3 थिंग्स हम अच्छा से रखेंगे तो सूदिंग होगा और स्मूथ ट्रांजिशन होगा। एक चीज़ बहुत बड़ी आती है कि बच्चे जो हैं बहुत खासकर 1 या 2 महीने के जो बच्चे हैं वो अपनी बीमारियों को बता नहीं पाते हैं। वो रोते यस, रहते हैं, माँ बाप का कंसर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है और कई लोग कहने लग जाते हैं पता नहीं पेट में दर्द तो नहीं है या नहीं। एक किताब में पढ़ रहा था यूएस की, और कि वो साइन लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड थी। यस, उसमें बताया गया कि कुछ साइन होते हैं जो बच्चे आपको देते हैं। यस, फॉर एग्जाम्पल कि अगर उनका पेट क्रैम्प्स, अगर यस, भरा हुआ नहीं है ज़्यादा तो ये करेंगे, या और अगर भर गया है तो वो इस तरीके से। ये क्या साइन लैंग्वेज होती हैं जो पेरेंट्स समझ सकें? बिल्कुल। हाँ। जो मदर होती है ना, आफ्टर सर्टेन टाइम दे नोज कि ये बेबी का क्राई होता है, इवन हम्म। क्राई इज डिफरेंट। जो बेबी का हंगर क्राई होता है हम्म। बिल्कुल डिफरेंट है। एक माँ को पता है कि ये जो क्राई है ये हंगर का क्राई है, वो persistent है। द मोमेंट सकिंग बेबी स्टार्ट किया, बेबी इज कंफर्टेबल, बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अच्छा। जो पेन होगा, जैसे ईयर एक होता है,
2-3 पेन ही होता है जो बेबी के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट रहता है। एक वो ईयर एक होता है, ईयर एक बेबी स्टार्ट क्राइंग एंड दे विल क्राई लाइक एनीथिंग जब तक कि उसको कोई पेन किलर या रिलीव नहीं होगा, यदि डायग्नोस नहीं घंटों हुआ, तक। घंटों तक स्लीपलेस नाइट जाता है पेरेंट्स का। दूसरा होता है क्रैम्प्स जो आप बात कर रहे हैं, उसमें बेबी का फिस्टिंग आता है जिसको हम लोग बहुत बार कोलिक बोलते हैं, बिकॉज जब बेबी बहुत सारा मिल्क लेता है, कभी इंडाइजेशन प्रॉब्लम होता है, तो विन जैसे जैसे पास करता है बेबी फील इट लाइक ए पेन। तो बेबी अपने हैंड्स को, फिस्ट को ऐसा इस तरह से आपको मरोड़ते ओके। हैं, फेस वगैरह रेड हो जाता है। हम्म। सो पेरेंट्स फिर उसमें हम लोग सिम्टोमेटिकली जो ड्रग्स देते हैं कि रिलीव करें, मतलब एंटी स्पाज्मोटिक ड्रग्स होते हैं जो रिलीव करने के लिए देते हैं। सो दीज आर द इंडिकेटर। नैपी गीला होता है उसके लिए द मोमेंट आपने उसको क्लीन किया बेबी कंफर्टेबल हो जाता है। या कोई क्लोथिंग होगा जो बिल्कुल बेबी के लिए डिस्कम्फर्ट होगा, एक्सेसिव स्वेटिंग या एक्सेसिव एक्स्ट्रा लेयर होता है, तो इन चीज़ों को यदि माँ अच्छा से देखेंगे तो सी कैन डायग्नोस दैन एनी अदर डॉक्टर्स। बिकॉज मैक्सिमम टाइम हमारे पास रोते हुए आते हैं, हमने एक थोड़ा बहुत लेयर कम किया, वो क्रैंकीनेस खत्म हो जाता है मैक्सिमम टाइम। क्योंकि ईयर में तो हम लोग जस्ट प्रेशर देते हैं, ईयर देखते हैं तो हमें पता चलता है। बिकॉज जब आप लाइंग डाउन में फीड कराते हैं, एंटी ग्रेविटी लेते हैं, तो देर इज चांसेस कि ईयर इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं इन बेबीज। तो प्रॉपर हिस्ट्री से, क्योंकि हमारे लिए तो 80% डायग्नोसिस इज बेस्ड ऑन व्हाट पेरेंट्स सेड, जस्ट 20% एग्जामिनेशन एंड हार्डली हियर एंड देयर इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, स्पेशली इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। क्या बात है। वेल हमने बर्थ की तो बात कर ली है, लेकिन बर्थ होने से पहले का जो प्रोसीजर होता है, खासकर अगर हम छठे सातवें महीने की बात करें, आठवें महीने की बात करें, तो एक मदर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या उन चीज़ों का ध्यान उन्हें रखना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि एक्सरसाइजेस करो, कुछ लोग कहते हैं भारी सामान नहीं उठाना। ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं छोटे-छोटे जो लोगों को परेशान करते हैं। देखिए, जो हाँ, हैवी लिफ्टिंग वगैरह है, ये जिन बच्चों जिन मदर का होता है ना कि प्री टर्म डिलीवरी पहले भी हुआ है, मतलब बच्चा यदि टाइम 1 से महीने से हाँ, पहले। हाँ, हाँ। नॉर्मली टर्म डिलीवरी बोलते हैं हम 40 वीक्स पे। सो ओके। एनी डिलीवरी बिफोर 37 वीक्स उसको हम प्री टर्म बोलते हैं, बिकॉज दे आर फिर रिस्क फैक्टर में आ जाता है। सो कोई एक डिलीवरी यदि टाइम से पहले होता है तो चांसेज हो जाते हैं इसके इंक्रीज, तो उसमें हैवी लिफ्टिंग। अदरवाइज 7-8 मंथ्स में अब वर्किंग के लिए ही बोलते हैं कि ऐसे ना, एज ए पीडियाट्रिक पॉइंट्स ऑफ व्यूज हमारे लिए है कि इस मदर का नॉर्मल रूटीन होना चाहिए, डाइटरी अच्छा होना चाहिए, मदर शुड नॉट गेट इन्फेक्टेड, बिकॉज लास्ट टाइमेस्टर में जो इन्फेक्शन होता है वो बेबी को बैडली हिट करता है, बिकॉज बेबी फिर ओके। बॉर्न कोई भी इन्फेक्शन हुआ, चाहे वायरल इलनेसेज में। आजकल तो क्योंकि फ्लू और हम लोग से डी टैप जो होते हैं वैक्सीनेशन होता है, वो हम रूटीनली पेरेंट्स को देना है। पहले केवल उसके लिए दिया जाता था, टेटवैक दिया जाता था, अब जी। उसको चेंज करके उसमें पर्टूसिस भी ऐड हो गया, डिप्थीरिया भी ऐड हो गया और फ्लू भी ऐड हो गया, सो दैट कि यही एंटीबॉडी बेबी में ट्रांसफर होता है। सो क्योंकि हमारा जो मेन वैक्सीन होता है फर्स्ट बर्थ के बाद, बीसी के बाद 6 वीक्स पे होता है। सो ड्यूरिंग दैट फेज बेबी इज वेरी प्रोन फॉर दीज इन्फेक्शन। तो यही एंटीबॉडी जो मदर से ट्रांसफर होता है वो प्रोटेक्ट करता है बेबी को। सो इसीलिए लास्ट टाइमेस्टर में मदर का फिजिकल फिटनेस, मेंटली जितना बेबी के बारे में सोचें, फीड के लिए इंकरेज हो, पॉजिटिव सोचें। हाँ, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो उससे क्या ना इंकरेज होते हैं। सो दे यूजली, हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि हम लोग डिलीवरी अटेंड करते हैं, दे आर विलिंग कि नहीं हम अपना फीड देंगे, नो बडी वॉन्ट्स कि नहीं बेबी को आउटसाइड का मिल्क दें। सो वो मदर पहले से यदि इंकरेज और प्रिपेयर रहती है, सो बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन होता है। सो वो इंट्रा यूट्राइन से एक्स्ट्रा यूट्राइन ट्रांजिशन डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स कैसे हैं। सो इसीलिए अब हम लोग अभी न्यू में स्टार्ट कर रहे हैं कि एज ए पीडियाट्रिस्ट हम जब लास्ट डिलीवरी जैसे किसी हॉस्पिटल में वो प्लान करती हैं कैसे, क्योंकि अब तो सब प्लान लोग करते हैं कि डिलीवरी का। सो एक विजिट वो पीडियाट्रिशियंस करते हैं, तो हम अपने पॉइंट से बताते हैं कि आप बेबी के रिगार्डिंग ऐसे ऐसे सोचिए। सो वो स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है। उसमें मैंने देखा कि पेरेंट्स, बिकॉज नाउ दे आर एजुकेटेड पेरेंट्स, दे आर अफोर्डेबल पेरेंट्स, तो अब उनको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। सो दे आर ऑल्सो इनकरेज कि वो करते हैं और अच्छा हमारा ट्रांजिशन हो जाता है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। आजकल बहुत सारे डॉक्टर्स का रिकमेंडेशन हो गया है, मतलब कि सिजेरियन के लिए आप जाएं, लेकिन क्या कोई एक्चुअल में फ़र्क वहाँ पर होता है कि कोई बच्चा सिजेरियन से हो रहा है या नेचुरल डिलीवरी से हो रहा है? इनमें क्या फ़र्क है? फर्क है कैसे? जो नेचुरल आई मीन नॉर्मल डिलीवरी होता है, बेबी एक सेट पैटर्न से स्ट्रेन लेके आता है, जो जैसे लंग्स में नॉर्मली फ्लूइड्स वगैरह होते हैं वो यूजुअली इम्प्रूव्ड हो जाते हैं। जो सिजेरियन बेबी हैं यदि रिस्क फैक्टर देंगे, यदि कोई एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब जब सिजेरियन करते हैं तो कुछ ना कुछ रिस्क फैक्टर होता है, हम क्यों करें, या तो मैटरनल कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, या कुछ बेबीज में होते हैं कि जो प्री टर्म बेबीज हैं जैसे कि बिल्कुल नहीं डिलीवर, तो उसमें वो लेके जाते हैं, या कुछ इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें
जैसे वेरिसेला इन्फेक्शंस वगैरह होता है, तो जिसमें हमें करना होता है ताकि बेबी को पास ऑन ना हो जाए, क्योंकि बर्थिंग ओह कैनाल इन्फेक्टेड होता है, तो दे ट्राई टू अवॉइड इट। सो जो नॉर्मल डिलीवरीज में एडवांटेज है बेबी को, तो स्मूथ ट्रांजिशन ज़्यादा बेहतर होता है। एंड ऑल्सो वो जो फ्लोरा जो हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे नॉर्मली बेबी का जो इंटेस्टाइन होता है वो बिल्कुल स्ट्राइल होता है। तो जब बेबी बॉर्न होके आता है, तो जब बेबी जैसे हैंड सकिंग जो लोग बोलते हैं बहुत हाथ वाथ, खाता दैट है इज गुड, क्योंकि आपका फैमिली पैटर्न वैसा ही आता है। मतलब इंटेस्टाइन का पैटर्न जो होता है ना, जिसमें हमें गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की जो हम बात करते हैं, तो वही फैमिली पैटर्न लेता है। जो हम्म नॉर्मल डिलीवरी में होता है उसमें बोलते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा एस्टेब्लिश्ड होता है, वो मदर से लेके हम्म आता है। हम्म वो हम बाईपास कर दिए सिजेरियन में, ओके क्योंकि हमने बाईपास कर दिया तो बेबी वो स्ट्रेस को नहीं झेला। सो राइट वो हाँ, प्रोसेस वो नहीं हो पाया प्रोसेस नहीं ला, तो हम्म वो जो बेबी को स्ट्रांग बनाता है वो कहीं ना कहीं लैक कर जाता है। दीज बेबी गेट, आई मीन जो हम लोग बात करते हैं कि इनिशियली फास्ट ब्रीदिंग होना, जो हम लोग मेडिकल टर्म में बोलते हैं ट्रांजिएंट टेकेपनी ऑफ न्यूबॉर्न, इन हाँ बेबीज में ये सब ज़्यादा होता है सिजेरियन में। जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें ये कम होता है। ओके हाँ, तो वो ज्यादा हेल्दी है कहने का मतलब है मार्जिनली हेल्दी है, हाँ 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 नो डाउट। सो यदि इंडिकेशन नहीं है, सो नॉर्मल डिलीवरी इज ऑलवेज सुपीरियर, कोई सेकंड थॉट नहीं, कोई इसमें कोई इसके लिए मदर को थोड़ा लेवल। सा प्रिपेयर होना पड़ेगा हाँ, मेंटली स्ट्रांग होना यस, पड़ेगा खान पीन वो एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शन हाँ बिल्कुल। बिकॉज अब ये ना कि जैसे लास्ट में कोई वर्किंग नहीं होते हैं, पहले के जो पेल्विस होते थे बरज, सो बहुत सारे, क्योंकि वो बेहतर तो गायनेकोलॉजिस्ट बताएंगे, जो हम लोग देखते हैं लेबर में, तो ये था एफर्ट्स नहीं आते हैं, तो फिर वो उसमें कहीं ना कहीं कंसर्न आ जाता है, फिर बेबी स्टक कर जाता है, और लास्टली वो मिडवे कभी कभी हमें ओहो सिजेरियन के लिए जाते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, तो ये हमारे भी लिए इमरजेंसी हो जाती है इमरजेंसी उसमें हो जाता है। सो मतलब दे स्टार्ट ट्राई नॉर्मल डिलीवरी एंड देन वो कन्वर्ट होता है। सो हमें बेबी के रिगार्डिंग उसमें ज़्यादा कंसर्न होता है, क्योंकि बेबी फंस जाता है तो फिर वही ब्रेन में ऑक्सीजन लेवल, जिसमें बाद में हम्म सीपी वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो सो फिर डिजीज वो डिजीज परमानेंट डिजीज डिसऑर्डर परमानेंट लाइफ डिसऑर्डर, लॉन्ग रह जाता है कि या तो वो चल नहीं पाता है बिल्कुल या बिल्कुल। एक हाथ खराब हाँ, होता वो है इस डिपेंड तरीके करता है कितना डैमेज है, उसके हिसाब से इफेक्ट आ जाता वो उसी दौरान है, सब उसी प्री दौरान डिफाइंड हो आता जाता है आजकल तो बहुत सारी और भी टर्म चल चुकी है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं जैसे सैरोगेसी है। यस, आईवीएफ जिसमें चांसेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि जो बच्चे हैं वो जुड़वा पैदा होंगे और वो बहुत पेनफुल प्रोसीजर होता है ऐसा मैंने सुना है या कि बहुत इंजेक्शन लगते हैं बिकॉज बहुत महंगा ऑब्वियस है, क्योंकि ओवर हम्म ट्रांसफर करना है, बिकॉज बट जिनको नहीं है बेबी उनके लिए तो बून है। आई मीन हर चीज़ के हम्म एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, इतना स्ट्रेसफुल हम्म लाइफ है, तो इनफर्टिलिटी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, पहले से यदि हम्म देखें तो इंक्रीज हो गया। एंड हम्म ऑल्सो नॉट, आई मीन पीपल गेट प्लांट कि उनको डेफिनेटली ये कंसर्न आ रहा है, जितने भी आर्टिकल्स आ रहे हैं कि थोड़े से ट्विंस वगैरह के या ट्रिपलेट्स वगैरह के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। हम्म बिकॉज ऑब्वियस है, जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें नेचर ही जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है वो ओवा लेता है या वो हम्म गैमिट्स लेते हैं। और इसमें क्या होता है ना, आप सेलेक्ट करते हो, तो दोनों में डिफरेंस है। हम्म सो ये कहीं ना कहीं है इसका, बट पीपल आर वर्किंग उसको भी कहीं ना कहीं, वो आजकल ले रहे हैं सिंगल गैमिट करके, हम्म न्यू न्यू टर्म्स सब आ रहे हैं। सो जितने हाँ अच्छे टर्म्स आ रहे हैं जितने से, तो उसी के हिसाब से आउटकम भी अच्छा आ रहा है। आईवीएफ में अच्छा हुआ, पर नहीं आ सरोगेसी तो अब बैन हो गया। ओके अब अपने यहाँ बहुत इंडिया सारे में स्टार्स करते हैं आई थिंक अब नहीं रहा। अभी जब से लॉ आ गया कि सरोगेसी के लिए कि ऐसे नहीं ले सकते सुनोन को कोई, हम्म अभी अपना रिलेटिव, उसके लिए बहुत सारे नॉर्म्स सेट कर दिए। सो पहले रैम्पेंट था, अब जो है उसको थोड़ा सा फेज आउट कर दिया। सो एक चीज थोड़ा और सा चल रही है मार्केट में डिंक डबल इनकम हाँ, नो किड्स नो, तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा पहलू हो सकता है कि लोग कोशिश करते हैं कि यार थोड़ा टाइम बाद प्लान कर लेंगे थोड़ा टाइम बाद प्लान कर लेंगे लेकिन इससे एक और क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू प्लान अ बेबी परफेक्ट एज फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू 25 to 35, बिकॉज 35 के बाद रिस्क बढ़ जाते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम और कुछ कुछ के होते हैं। दीज आर जैसे जो हमारा मैरिज का होता है कि 18 to 21, सो दीज आर सो 25-35, बिकॉज वी ऑल्सो गेट कस्टम्ड कि हम मैच्योर हो जाएं। और बेबी का जो आप बोले कि नो किड्स, आई मीन फॉर अस द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ इज जब हम काम करके घर जाते हैं, जो छोटा बेबी होता है, दे स्माइल बैक यू, दैट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। इतना सूदिंग, किसी भी ना किसी से आप पूछ लेंगे, हम और आप जो भी अपना नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास फैमिली या अपर क्लास फैमिली, दे एवरी वन नोज। बाकी देखिए इट्स पर्सनल इंडिविजुअल कि हम कोई बेबी नहीं रहे, यू कैन प्रोलॉन्ग, आई मीन कि हम ठीक है कैरियर थोड़ा स्टेबलाइज होने के जैसे बाद। मेरे साथ यस, है ना आप मुझे हाँ कन्विंस कर रहे हैं अभी शादी करने के हाँ लिए
लेकिन कि थोड़ा सा और सेटल डाउन हो जाते हैं, थोड़ा सा और पैसे दैट्स फाइन कमा लेते कि हम हैं, करियर को अच्छा पहले, हो जाए। यस, कैरियर को हम पहले हम्म, प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, बट आफ्टर सर्टेन टाइम्स से आफ्टर मैरिज यू प्लान एंड देन जस्ट बेबी, तो डिफरेंट पार्ट ऑफ लाइफ हो जाता है, बट इट ऑल्सो हम्म, गिव यू लॉट ऑफ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी की नेक्स्ट जनरेशन के लिए। इट आई मीन पर्सनल लेवल पे यू कैन बी आई मीन राइट कि हम अभी डिले करेंगे, हाँ, ये बट पॉपुलेशन हाँ, ज्यादा बढ़ गई है। बट हम भी तो पहले ऐसा ही देखे थे, पहले अर्ली मैरिज होता था, अब जो है थोड़ा सा डिले हो गया, अब कुछ ज़्यादा ही डिले हो गया। उसके हम कंसिक्वेंसेस देख रहे हैं कि अब अर्ली एज में ही इनफर्टिलिटी आ रहे हैं और जिसके लिए इतने आईवीएफ जा रहा है। आज से 20 ईयर्स बैक तो हम लोग बहुत ही इक्का दुक्का ही आईवीएफ सुनते थे। सो देर इज हर एक के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। बेहतर है कि हम, मुझे लग रहा है कि हम एक नॉर्मल पाथ ही चूज करें जिसमें ज़्यादा बेहतर, आई मीन बिकॉज चिल्ड्रेन if they are healthy, their parents are good, they make better society. प्रॉब्लम है कि हम ये सोचते ही नहीं कि यदि एक बच्चा अच्छा होगा, जो अभी आप बात करते हैं एक सीपी होगा, केवल पेरेंट्स के लिए नहीं बर्डन, सोसाइटी के लिए भी बर्डन है कि कहीं भी जाएगा आप इम्पैथी तो फील करते हो कि आपको तो लगता है अरे ये बच्चा है ऐसा क्यों हो गया, पेन तो फील करता है, हम कंट्रीब्यूट कुछ नहीं कर पाते हैं बट अंदर से तो पेन होता है। यही कोई किसी का भी बच्चा हो जब अच्छा परफॉर्म करता है तो हमें लगता है कि हमारा भी बच्चा ऐसा करे। सो सोसाइटी में वो एक चेन बन जाता है कि नहीं अच्छा करना चाहिए। सो यू आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू सोसाइटी। यदि आपका बच्चा अच्छा है आपको तो अच्छा करे लगेगा ही, बट वो सोसाइटी के लिए भी फ्रूटफुल होता है, उसके कारण कितने लोगों का हेल्प हो जाएगा। सो मेरा हर वक्त थिंकिंग है इफ ए चाइल्ड इज आई मीन गुड, बेटर ग्रोथ, सब कुछ अच्छा है तो हर वक्त वो सोसाइटी को पॉजिटिव वे में ही लेके जाएगा। और एक दबाव भी रहता है ना, अगर आप 35 के बाद मैरिज करते हैं तो फिर अभी कर लो, अभी कर लो, अभी कर लो। एक और चीज़ जो हम देखते हैं ट्रकों के पीछे लिखा रहता है डॉक्टर साहब के, एक के बाद अभी नहीं, दो के बाद कभी नहीं। ऐसे में जो पहले की जनरेशन है उनसे भी ये बहुत गलतियां होती थी, उनको पता नहीं होता था कि दो बच्चों के बीच में कितना समय का वो फासला रखें, वो डिस्टेंस रखें। क्या है एग्जैक्ट वो फासला और क्या होना चाहिए आपका फैसला? एवरेज जो हम लोग स्टार्टिंग में भी था कि 3 ईयर्स, नो दे आर सेइंग कि 3 to 5 ईयर्स का रख सकते हैं। हम्म, उसका पर्पस यही था, इफ इट्स टू गैप तो बुलिंग ज़्यादा होता है, बिकॉज जो बिगर होता है वो हर वक्त बॉस बन जाता है, ये करो वो करो। बिकॉज जो स्मॉलर बेबी है, आई मीन अभी आप स्कूल में देखेंगे कुछ मंथ्स बैक ही आप देखेंगे जस्ट बुलिंग के कारण एक बेबी ने जस्ट आई मीन जम्प। सो वी डोंट वांट टू टॉक कि कोई नेगेटिव चीज़ें, बट समटाइम्स एज ए पेरेंट्स हमें ये भी देखना है कि हमारा बच्चा किसी और स्ट्रेस में है। सो गैप यदि ये 3 ईयर्स इसलिए होता है बिकॉज मदर गेट प्रिपेयर्ड, मदर वापस उस शेप में चला जाए, फिजिकली फिट हो जाए, मेंटली फिट हो जाए। बिकॉज जो मैंने आपको बात किया कि फर्स्ट 2 to 3 ईयर्स वेरी क्रूशियल फॉर एनी चाइल्ड टू डेवलप देयर ब्रेन। एक बार ब्रेन डेवलप हो गया, फिजिकल फिटनेस तो 1 or 2 ईयर्स में ही आ जाता है, राइट, मेंटली क्योंकि नर्वस से सो कनेक्टेड है। आफ्टर 3 ईयर्स एनी टाइम यू कैन प्लान, वो फिर आपके अपनी एज पे होता है। बट 5-6 से फिर ज़्यादा गैप आने पे जो फर्स्ट बेबी होता है वो बुलिंग ज़्यादा कर लेता है, फिर राइवलरी ज़्यादा आता है। इनिशियली भी आता है 3-4 ईयर्स के भी गैप में होता है, बट बहुत ज़्यादा गैप होने पे बेबी हिट कर देना, बेबी का आई मीन थोड़ा सा उनके बॉन्ड क्लासेस नहीं ज़्यादा बन आता पाता है, है फिर। बिल्कुल। सो जो गैप स्मॉलर होता है 3 to 4 ईयर्स में, उसमें बॉन्डिंग अच्छे होते हैं और पेरेंट्स के लिए भी ईजी होता है बिकॉज एक बेबी को आपने प्रिपेयर किया, स्टडी से लेकर हर एक चीज़ सेम इनकैलकुलेट होता है, सेम आपका बिहेवियर दूसरे बेबी में ट्रांसफर हो जाता है। सो एज ए पेरेंट्स आपका स्मूथ ट्रांजिशन हो जाता है, दूसरे बेबी में आपका स्ट्रेस समय मिल जाता है आपको, समय मिल जाता है। नहीं और तो कहते हैं ना कि दो बच्चे पालना थोड़ा सा यस, मुश्किल होता है। अनफॉर्चुनेटली यदि आपका फर्स्ट बेबी बेबी गर्ल हो, सो दे आर मोर केयरिंग, बेबी गर्ल इज मोर केयरिंग फॉर सेकंड बेबी, तो वो आपका दूसरे बेबी का ज़्यादा अच्छा केयर कर ले, तो वो भी कहीं ना कहीं अच्छा काम करता है। बिल्कुल। Normally the people get disheartened कि first baby है, so for us first baby is baby girl, it's always better for families, better for I mean other kids कि वो बहुत अच्छा केयर कर लेते हैं। वो ADHD वाला पार्ट भी कहीं ना कहीं आ जाता है ना, Yes, जो बड़ा बच्चा होता है वो अटेंशन सीकर हो 100%, जाता है, yeah, उसको अटेंशन चाहिए होती है। ये केसेस में हमें ढेर सारे देखने को मिल रहे हैं कि यार अटेंशन, वो बच्चों की अटेंशन बहुत ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर प्रभाव भी डालती है। yes. So that is normal. Every baby has a right कि वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा पैम्पर, we as a parents has to take responsibilities हम कितना पैम्पर है, because sometimes these baby को इतना maturity नहीं होता, they get carried on, और फिर वो जब insist करने थे हर एक चीज़ को बनवाने के लिए, वहाँ पे आपको because you have to tell them no also, yes और no। हम लोग इसको बोलते हैं कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट थेरेपी। कुछ अच्छा काम करता है, आपका बात मानता है,
आप उसको इनकरेज करिए कि यार गुड बेबी, स्मार्ट बेबी। जहाँ आपको लगता है कि नहीं कुछ मिसबिहेवियर वाली बात है या अब बहुत ज़्यादा जिद तो कर रहा है, डांटिए। तो उसको डांटिए या उसको आप समझा सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं डिस्करेज। जैसे हम लोग छोटे जो 5-6 साल के बेबीज है नहीं बात मानते हैं, तो हम बोलते थे ठीक है आज आपको ये टॉय नहीं मिलेगा, आपको ये चॉकलेट नहीं मिलेगा। फिर अगले में हम लोग तो थोड़ा सा इंजेक्शन वगैरह के लिए डरा देते हैं। बट एज ए पेरेंट्स आप बोल सकते हैं कि आपका इस वीक का जो आपका ये था, ये हम आपको इस बार चॉकलेट नहीं कैंसिल हो देंगे, जाएगा। कैंसिल हो जाएगा। आप अपना रूम क्लीन करो, आप अपना खुद से, सो दैट कि बेबी को ये पता हो कि उसको ये पनिशमेंट भी मिलेगा। सो इस तरह से हम अटेंशन डेफिसिट को कम कर सकते हैं या उसको हम टोन डाउन कर सकते हैं। बट ये ना हो कि ये यही टैंट्रम लेके वो स्कूल जाए, फिर वहाँ से बुली हो या फिर किसी से झगड़ा करके आए। सो कहीं ना कहीं हम रिस्पॉन्सिबल हैं उस बिहेवियर को टोन डाउन कर। सो एज ए पेरेंट्स, एज ए डॉक्टर्स, हम लोग भी आजकल बोलने लगे। पहले तो डॉक्टर्स नहीं बोलते थे डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा। सो आजकल हम लोग बहुत ही वोकल हो गए। खासकर जो आप पूछ रहे ADHD इज ए पार्ट ऑफ ऑटिज्म, तो उसमें ओके। हाँ, सो ADHD, सो सिंपल टैंट्रम और पैम्पर्ड इज फाइन। तो एक सर्टेन लेवल के बाद आपको नो बोलना है। बट ADHD हुआ है जिसमें बच्चे का पोर कंसंट्रेट रहता है। अभी आप किसी बेबी को बुलाएंगे, यदि ADHD है वो टिकेगा नहीं यहाँ पे। 1 मिनट के लिए बैठेगा, फिर इधर उठाएगा, उसको उठाएगा, आपका कोई भी सामान गैजेट्स। सो इफ़ योर चाइल्ड इज नॉट सिटिंग, या आपने कोई टास्क दिया उसको फुलफिल नहीं कर रहा है, पुअर स्पैन ऑफ लाइफ, क्योंकि स्कूल से कंप्लेन आएगा कि ये टिकता नहीं, ये काम नहीं करता है, सबको डिस्टर्ब करता है। दीज आर द अर्ली इंडिकेशन। यदि आपको ज़्यादा कंप्लेन आने लगे तो जस्ट 1 और 2 सेशन ले सकते हैं कि चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से या डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन से। दे विल टोन डाउन। तो आसान काम है जो उसको आप बहुत लंबा सालों से रहते हैं, देन इट गेट, आई मीन यू रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि फिर आपको थेरेपी पे जाना होता थेरेपीज ढेर सारी चल गई हैं। है। एक सही में। डेटा मैं पढ़ रहा था और वो डेटा ये कहता है कि अब आने वाली जो जनरेशन है, खासकर अगर हम टीनेजर्स की भी बात कर लेते हैं, टीनेजर्स की अगर हम बात करें, वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होने वाली है। एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि किसी बच्चे को फ़ोन नहीं मिला, आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, जाके छलांग लगा ली, Yeah. सुसाइड कर लिया। ये यंगस्टर में बहुत ज़्यादा हो गया। मेरे लाइक या मेरी फोटो Yes. या मेरा इंस्टाग्राम, मेरा फेसबुक, सब कुछ मेरा मेरा मेरा, मैं बहुत हो गया यस, आंसर इज सेम। आपने हाँ। उसको नो नहीं सिखाया। आई मीन यदि हमने जैसे 1 ईयर या 2 ईयर्स का बेबी होगा, हम लोग क्या होता था, जो आप बोले कि हम लोग जब रूरल एरिया में थे, सिंपल से एग्जाम्पल है। सो हम लोग जो दादाजी होते थे वो छोटा छोटा काम थमाते थे, फ्रस्ट्रेशन भी लगता था, छड़ी लेके आ जाओ, चश्मा वहाँ पे, एक ही काम को 4 बार बोलते थे आप। इसके कारण आपका एक तो होता था कि आप उसको कमांड फॉलो कर रहे हैं, जो हम लोग एज ए पीडियाट्रिशियन बोलते हैं, पेरेंट्स से हर वक्त पूछते हैं कि कमांड फॉलो करना है। बेबी शुड फॉलो योर कमांड एट द एज ऑफ 1 to 2 ईयर्स में होना चाहिए। यदि ये नहीं आ रहा है, दीज आर द इंडिकेशन जो आप बोल रहे हैं। दूसरी बात है, फॉलो करके फिर आपका बात माने। आप उसको बोलोगे ठीक है दरवाजा बंद के आ जाओ या बैठो, अच्छा बुक खोल लेते हैं, अच्छा बैठ के देखते हैं। और एज ए पेरेंट्स हमारे साइड से फेल्योर है कि हम उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। हम उसके हर एक बात बोले, जैसे बोला कि आया घर कहीं भी करके हमने बोलता कि मोबाइल हम दे देते हैं। उसके बदले यदि मैं ये नहीं बोलूँ कि मना करना है, आप बोले अच्छा ठीक है मैं भी गेम खेलता हूँ, जस्ट 10 मिनट्स। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप काम छोड़ के बैठिए 1 घंटा, जस्ट 10 मिनट्स। द मोमेंट बेबी को ये लगेगा या चाइल्ड को ये लगेगा कि पेरेंट्स भी मेरे साथ बैठे हैं, तो 10 मिनट के बाद फिर आपके साथ इंटरेक्शन होगा, आपको उसको मोबाइल की ज़रूरत भी नहीं है। वो जाता ही तभी है जब आप टाइम नहीं देते हो। सो और ये भी है कि हम लोग जिस तरह से भेजे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा टाइम निकालें, ना क्वालिटी टाइम निकालें, 1 आवर ही, लेकिन वो 1 आवर आपका कंप्लीटली बेबी के लिए, नो मोबाइल नथिंग। सो नो मोबाइल टाइम जो अभी आ रहा है, जैसे हम लोग प्रेयर जाते हैं, आप किसी भी बच्चे को देख लीजिए, तुरंत हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा प्रेयर रूम में, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे चलेंगे, शूज़ निकाल लेगा, क्योंकि उसको पता है। सो बेबी ये सब चीज़ें इमिटेट करता है। इसी तरह से आप यदि आते हैं और मोबाइल साइड रखिए, 10 डेज़ करेंगे तो 11 डेज से बेबी जो है ना उठा के मोबाइल को रख देगा। उसको पता है कि अच्छा खाते वक्त ना हम मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे, पेरेंट्स से बात करते हुए मोबाइल नहीं यूज़ करेंगे। लेकिन हम ही क्या होता है, जैसे हम बेबी को खिला भी रहते हैं, कोई फ़ोन आया हमने अटेंड कर लिया, बेबी को ये लगता है कि ये इंपॉर्टेंस ज़्यादा है कि मोबाइल का मोबाइल की इंपॉर्टेंस। सो importance दे है। ऑल्सो स्टार्ट पिकिंग, वो आपको दिखा के ही बोलेगा कि किसी किसी से बात करने। सो दीज आर द अर्ली साइन कि हमारा बिहेवियर बेबी कॉपी कर रहा है। सो एज ए पेरेंट्स हमें ये कॉन्शियसली लेना है, नो बिल्कुल सिखाना है, क्योंकि बच्चों में मैच्योरिटी नहीं है। ये जितने भी इंसिडेंट्स होता है, एज ए पीडियाट्रिशियंस हम लोग तो बहुत हर्ट होते हैं कि यहाँ पे हम लोगों का जो रोल था ना वो बहुत अच्छा से नहीं हो गया, क्योंकि पेरेंट्स डॉक्टर्स का बॉन्डिंग होना चाहिए और ये अर्ली पिकअप। बिकॉज जो आप बोल रहे हैं कि अगला 5 साल 7 साल राइट। ये एरा आने वाला है जहाँ पे कि उनको नो सुनने की आदत नहीं है, किस चीज़ से होंगे, बड़े अनयूजुअल चीज़ें लेके आएंगे, तो वो हम अर्ली ही पिक कर ले, एटलीस्ट बिलो 5 ईयर्स।
सो दैट कि वी कैन टोन डाउन, क्योंकि पहला 4 साल 5 साल में तो हम बेबी को सेफ दे सकते हैं, उसके बाद तो इतने मतलब जिद्दी और पैम्पर्ड हो जाता है, इट्स वेरी हम्म। टफ। तो वी वो कंसर्न। इरिटेशन उनमें दिखने लग जाती है। एक ये भी कहा जाता है कि फ़ोन का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं बच्चे, इस वजह से उनका वेट भी काफ़ी बढ़ रहा है। यस। और आप देखिए अब गली-गली में, पहले तो हम गली-गली में खेलते थे, माँ-बाप बुलाने आ जाए फिर भी, यस। लेकिन अब गली-गली में ऐसे सेंटर हैं जो बच्चों का वेट कम करने के लिए उतारे यस। हुए हैं, कि अगर आपके चिल्ड्रन का वेट, अपने आपके बच्चे का वेट थोड़ा-सा ज़्यादा है, तो इस सेंटर में ले आइए, हमारे पास ले आइए। क्या सच में वेट बढ़ता है? वेट बढ़ता है। हुँ, हुँ। क्या होता है जब सीडेंटरी लाइफ होता है, हाँ, हाँ। एक तो बैठे रहते हैं, फाइनेंशियली सारे पेरेंट्स अच्छे हो गए हैं पहले से, हम यदि कंपेयर करें, दे स्टार्ट मिंचिंग, एक तो बहुत सारा जंक हुँ। खाते हैं, मसल फ्लैबी हो जाता है, हम बैठे रहते हैं, मसल्स के एक्टिविटी कम हो जाता है बिकॉज स्पोर्ट्स एक्टिविटी है नहीं। थर्ड, कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, स्पेशली ये जो आप बात करें टीन एज में, जो प्री प्यूबर्टल हम लोग बोलते हैं 7-8 ईयर, पहले होता है ना 9 या 10 पे हम लोग बोलते हैं कि प्यूबर्टी स्टार्ट होगा, अब ये 7-8 पे ये प्री प्यूबर्टल फेज होता है जहाँ से हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो। हुँ, हुँ। दिस इज अ टाइम, कुछ हार्मोन्स है जैसे एक लेप्टिन होता है, इट यूजुअली गेट इंक्रीज्ड, दीज आर द हार्मोन्स विच इज रिस्पॉन्सिबल कि बच्चा बहुत ज़्यादा फैटी खाना है या फैट एब्जॉर्ब करना है, एंड प्रोसेस फूड। सो दीज आर कॉम्बिनेशन, sedentary life, डाइट एंड नो फिजिकल एक्टिविटी, दीज ऑल्सो। और जो मीडिया है वो हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। इसके साथ ही मैं एक और कॉम्प्लिकेशन जोड़ लूँगा, व्हाट वी आर जी। सीइंग इन अर्लियर, मेंसेज होते थे गर्ल चाइल्ड में 9 to 11-12 में होते थे, अभी 9 पे हमारा कट ऑफ है कि 9 से पहले नहीं आना चाहिए मेंसेज। बाप रे! सो 9 तक पहुँच गए? 9 से पहले आ गए, 8, बाप रे! 8 and half. So now child is not prepared, no he not physically, not mentally. So parents उस वक्त थोड़ा सा पैथेटिक कंडीशन होता है, फिर हम लोग कंसोल करते हैं बिकॉज फिर हमें इवेल्यूएट करना होता है। सो मीडिया गैजेट्स का वेट गेन भी है, बिहेवियर चेंजेस भी है, एंड देन दिस हार्मोनल चेंजेस विच लीड्स टू अर्ली प्यूबर्टी, और सारे इसके कॉम्प्लिकेशन, फिर हाइट नहीं बढ़ पाता बच्चे का, द मोमेंट ये स्टार्ट होता है हाइट स्टक कर जाता है 12-15 पे। हुँ। So these are the usual complications which we are going to face next 4-5 years. मम्मी से कहना बॉर्नविटा पिलाए, और पेरेंट्स ढेर के सारे टॉनिक चलती हैं, बिल्कुल। ढेर सारी दवाइयाँ हैं कि 3 इंच 4 इंच ये आपकी हाइट बढ़ जाएगी। Yes. ये सही है, लेना चाहिए इनको, बहुत लोग ले रहे हैं, भर-भर के ले रहे हैं। जेनेटिकली वंस बेबी गेट बॉर्न, हाँ, हाँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो आ गया बेबी में कि पेरेंटल जो हाइट है उस पर इन्फ्लुएंस होता है। हुँ। सो आफ्टर बर्थ जो हाइट डिटरमाइंड होता है वो होता है हमारा न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन। यदि हम बार बार बीमार ना पड़े तो हाइट हमारा बेहतर रहेगा। न्यूट्रिशन लेवल हमारा जो हमारा एक टारगेट है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि अपने यहाँ इंडिया में कट ऑफ है कि 2.5 से 3.5 किलो का बेबी होना चाहिए, 2.5 to 3.5, 1 ईयर में 10 kg होना चाहिए, 5 ईयर्स में 15 to 18, 10 ईयर्स में 30-35। हम लोग अभी देख रहे हैं, आप सोच सकते हैं हमारे पास बेबीज मतलब बच्चे आ रहे हैं 100 प्लस में, 100 प्लस के भी, क्या मैंने बात कर रहे हैं आप? 111 केजी का भी ओके। बच्चा देखा है 9 ईयर्स 10 ईयर्स में। सो प्रॉब्लम एज जब बोलते बोलते अरे डॉक्टर साहब ये तो खाता नहीं है, बस खाते केवल पीते चलता नहीं। नहीं। हाँ, हाँ, हाँ। सो पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस नहीं आएगा तो फॉर हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है कि उनको कन्विंस करना, बिकॉज फिर आप बाईपास उसके लिए सर्जरी में आप जाते हैं, गैस्ट्रिक बाईपास वगैरह में, तो बहुत ही कमरसम होता है। इतनी कम एज में? इतनी कम एज जाना ही करें, मॉर्बिड ओबेसिटी होगा ना, मॉर्बिड मीन्स यू आर गोइंग टू हैव डायबिटीज, यू आर गोइंग टू हैव हाइपरटेंशन, ये तो सब इस एज में भी डायबिटीज? होगा ना। आपको मैं एक सिंपल से दिखाता हूँ, हम लोग के उस पे ना अभी भी जाएंगे, जो छोटे बाग होते थे ना, जब उसमें फूल ज़्यादा आता तो वो पूरा झुक जाता था, जी। तो वो लोग सपोर्ट देते थे। जो हमारा बोन एज हम बोलते हैं, बोन तो बेबी जैसे कोई 7 ईयर्स का बेबी है, 7 ईयर्स में आइडियल वेट जो होना चाहिए 22-25, कोई बेबी 40 केजी का हो गया ना, आप उसके बोन पे ये 50 केजी दे रहे हैं, उसे 20-25 केजी एक्स्ट्रा डाल रहे हैं। सो वो बोन पेन बताएगा, उसका हाइट कम आएगा, जो फाइनल हाइट है कम आएगा, बिकॉज यू आर गिविंग एक्स्ट्रा वेट ऑन द बेबीज बोन। सो दीज ऑल गेट इम्पैक्टेड, एंड देन चांसेस जो मैंने बोला ये क्रोनिक लाइफस्टाइल डिजीजेज ये बढ़ जाएंगे। सो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के, कार्डियक रिस्क, दीज आर गेट इंक्रीज। और यही चांसेस हम देख रहे हैं कि बहुत अर्ली एज ये में बहुत भी early age में। हार्ट यस, जो है और मैक्सिमम पेरेंट्स बोलेंगे नहीं ये पहले ऐसा था अब ठीक हुआ, लेकिन जो मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट 3-4 ईयर्स जो हमारा ऑर्गन मैच्योर हो रहा है, उस टाइम में इफ बेबी इज नॉट गेनिंग वेट और ओवर वेट, बोथ इज हार्मफुल, बिकॉज फिर बाद में वो बेबी उसको टॉलरेट, जो बच्चा है उसको टॉलरेट नहीं करे, बिकॉज ऑर्गन तो आपका वैसे ही मैच्योर हुआ है।
चाहे किडनी है, लंग्स है, लिवर है या हार्ट है। सो वो एज के हिसाब से मैच्योर होता है। बाद में जाके सपोज कि आपका पुअर वेट है और आप बाद में आपका ओवर वेट में आ गया, सो आपका ऑर्गन उसको सपोर्ट नहीं करेगा। मतलब आपने नींव यदि पुअर रखा है, बाद में आप बहुत सारे बिल्डिंग बना, तो कहीं ना कहीं तो क्रैश करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो जिनका वेट ज़्यादा है वो भी कुपोषित से ज़्यादा है। यस, दे आर Okay. इन माल न्यूट्रिशन। हम्म अब हम लोग उसको टर्म को अलग कर दिए, जो अंडर वेट है उसको अंडर न्यूट्रिशन बोलते हैं, और जो ओवर वेट है उनको हम ओवर ओबेसिटीज में, यस, ओवर न्यूट्रिशन। सो बोथ आर इन हम्म माल न्यूट्रिशन। पहले माल न्यूट्रिशन हम मान के चलते थे कि पुअर वेट है, बट हम पुअर वेट ओवर है, ये वेट को भी, कमज़ोर है, ये हाँ, कमज़ोर बच्चा उसको है। भी हम माल न्यूट्रिशन में रखते हैं। तो ये हम्म डिफरेंस आया है पहले से। देखिए पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारा मेन्यू कार्ड लेके सामने रख देते हैं, और यही मेन्यू कार्ड आपके सामने नज़र आता है जब एक बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल्स की तरफ से। ये वाला वैक्सीनेशन, वो यस, वाला वैक्सीनेशन। ऐसे में सवाल पेरेंट्स का ये है, कौन से ऐसे वैक्सीनेशन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं पोस्ट कोविड, और गवर्नमेंट या प्राइवेट? थ्री थिंग्स। हमने कोविड देखा, कोविड में वैक्सीनेशन का इम्पोर्टेंस देख लिया। जैसे मैंने अभी फर्स्ट टॉक में भी हम लोग ने बात किया कि वैक्सीनेशन स्टार्ट फ्रॉम द मदर। एक मदर टेटवैक इसीलिए लगाती है कि उनको अपने बेबी को प्रोटेक्ट करना था। मदर केवल अपने लिए नहीं लगा रही है, अपने बेबी को। नाउ इट हैज़ चेंज टू, जो मैंने बात किया इसमें पर्टूसिस भी ऐड हो गया, डिप्थीरिया भी ऐड हो गया और फ्लू का भी ऐड हो गया। सो ये बेबी में ट्रांसफर होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब मैंडेटरी हुआ है, देयर इज नो डिफरेंस एट द टाइम ऑफ बर्थ वैक्सीनेशन इन ए कॉर्पोरेट और इन प्राइवेट सेक्टर और इन गवर्नमेंट सेक्टर, सब में उसमें कॉमन है। और ओके। आजकल मैंडेटरी है कि बिफोर डिस्चार्ज जो बेबी शुड गेट वैक्सीनेटेड, जिसमें हम बीसीजी देते हैं, पोलियो का 0 डोज देते हैं, हेपेटाइटिस भी देते हैं। देन इट स्टार्टेड 6 मंथ्स ऑफ एज। नाउ डेज बहुत सारे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो केवल वर्ड यूज होता है ना, पेनलेस और ये नो, इज नथिंग लाइक। दोनों में हम इंजेक्शन देते हैं, जस्ट फर्क पड़ जाता है। कुछ वैक्सीन में हल्की सी फीवर आ जाते हैं, कुछ में नहीं आते। उसी को टर्मिनोलॉजी को इस तरह से हमने यूज करे, जिसमें हल्के फीवर आते हैं तो उसको लोग पेनफुल आते हैं। कीप योर बेबी वैक्सीनेशन आइदर इन गवर्नमेंट सेक्टर, इफ यू वांट गेट फुल्ली वैक्सीनेटेड, फुल इम्यूनाइजेशन हो जाता है। हम लोग 6, 10, 14 मंथ्स पे, वीक्स पे देते हैं, फिर 6 मंथ्स पे, फिर 9 मंथ्स पे, 1 ईयर पे, 15 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 2 ईयर्स। ये हमारा फुल इम्यूनाइजेशन होगा। गवर्नमेंट में केवल 5 वैक्सीन देते हैं, बीसीजी देते हैं, डीपीटी देते हैं, आजकल निमोकोल स्टार्ट होगा, रोटा वायरस। और ये प्राइवेट में हम लोग एडिशनल टाइफाइड का देते हैं, चिकन पॉक्स देते हैं, हेपेटाइटिस ए देते हैं। दीज आर नॉट स्पॉन्सर इन गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट में वो आपको नहीं उसमें मिलेगी नहीं फैसिलिटी, मिलता है। राइट? सो कुछ लोग बोलते हैं कि हम क्यों दिलाएं, इट्स देयर वर्सन। बट फॉर मी, यदि मेरा बेबी किसी को भी चिकन पॉक्स होता है, अब उसको मिनिमम 7 डेज आइसोलेशन में रहना होगा। आज के डेट में कोई नहीं मिस करना चाहता, स्कूल मिस करना चाहता, ना कोई जॉब छोड़ के 7 डेज के लिए घर पे रहना और वो चाहता है। स्कार्स भी फिर लाइफ लॉन्ग स्कार्स रहते भी हैं। ना। सो यदि सिंपल एक वैक्सीन है, डजंट कॉस्ट इट approximately 2000, so one vaccination which can prevent you from 1 week of absentee, so cost effective होना चाहिए। यदि कोई वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, then you can avoid, but cost effective vaccination है, you should go for these things। इम्पोर्टेंस, मुझसे जैसे कोई पेरेंट्स बोलते हैं कि हम नहीं भी कराएंगे तो क्या, मेरे पास 2 ही एग्जांपल है। हम लोग, हमारे तो हम लोग खैर बचपन में थे जब इरेडिकेट हुआ था, स्मॉल पॉक्स आया था, जिसमें आपको याद होगा दाग धब्बे ऐसे हो जाते थे। राइट राइट राइट। 1980 में इरेडिकेट हो गया, इंडिया में 1 साल पहले इरेडिकेट हुआ था 79 में। पोलियो तो हम सब ने देखा है, अभी भी देखते हैं कि पोलियो सब है। आज के डेट में लास्ट अपने यहाँ रिपोर्टेड जो है 2011 में इंडिया को 14 में पोलियो इरेडिकेशन मिल गया सर्टिफिकेट। पोलियो आफ्टर मतलब 12 ईयर्स से हमारे पास नहीं हो रहा है, बट हमारे जो कुछ कंट्रीज हैं वहाँ से आ रहा है। ठीक, सो हमें, हमारा कंसर्न ये है कि ये पोलियो डिजीज तो हमने देखा है, तो वैक्सीन का कितना इफेक्ट होता है कि आज की डेट में यदि किसी को पोलियो होता है तो आज सबसे पहले लोग ब्लेम पेरेंट्स को करेंगे कि इनके कारण है। सो हाँ, इन्होंने डोज नहीं पिलवाई, डोज नहीं पिलाया, और सिंपल एक से आप मतलब एक तरह से अपाहिज हो जाते हैं, आपका एक पैर नहीं काम करता। सो वन ऑफ द वर्स्ट थिंग किया है, क्योंकि अब अभी बहुत सारे एडल्ट को देखेंगे जो बोलेंगे कि नहीं पोलियो कारण होता है, तो थोड़ा सा बड़ा डिसरिस्पेक्ट सा फील होता है कि उस टाइम हम थोड़ा सा ध्यान देते, थोड़ा ध्यान देते तो शायद वो बच्चा। सो वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंस ये है कि अभी तो हमारे पास बहुत कम है, यदि और भी आता है आगे चल के, सो वी आर इनकरेज टू गिव वैक्सीनेशन, बिकॉज अगला एरा जो है वायरल इलनेसेस के लिए आ रहा है। बिकॉज हर सीजन में आप देखिए ना कि वायरल इलनेसेस इतने बढ़ रहे हैं,
सो जितने और इम्यूनाइजेशंस आ जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है कि एटलीस्ट हम प्रोटेक्टेड फील करें, बिकॉज फिर आपका वर्किंग और ये सारी चीज़ें चेंज होता है। एटलीस्ट आप फ्री हो जाते हैं कि चलो ये डिजीज तो नहीं होगा, बिकॉज कुछ वैक्सीनेशन के तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 100% सक्सेस रेट है। ओके। हेपेटाइटिस बी का आप देखेंगे, हेपेटाइटिस बी के कारण अब जो भी इम्यूनाइज है उसको कैंसर हेपेटाइटिस बी के कारण नहीं होगा। जो दूसरा भी आप देख रहे हैं जो सर्वाइकल कैंसर के लिए है, HPV हम लोग बोलते हैं, इतना कैंपेन हो रहा है। सो एटलीस्ट इस वैक्सीनेशन से यदि 70% 60% भी कैंसर रिस्क कम हो जाता है। एक कैंसर पेशेंट पूरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाता है, हार्डली वो आपको पास ऑन भी होने लग जाती हैं कुछ थाउजेंड्स यदि स्पेंड करके यू आर गेट वैक्सीनेटेड, एटलीस्ट आपको पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि एटलीस्ट इस इन्फेक्शन से तो मैं प्रोटेक्टेड हूँ। ऑब्वियसली उसके बावजूद भी आ सकता है, बट एक हद तक आप थोड़ा सा पीस हो जाते हैं। सो हेपेटाइटिस बी का भी ड्राइव हमें दिखा दिया, क्योंकि पोलियो के बाद हेपेटाइटिस बी कर रहा है। अगला हम लोग का वही है कि ये मेजल्स वगैरह जो खसरा अभी तक हम लोग को परेशान है, कि अगला जो टारगेट है कि मेजल्स चला जाए, टाइफाइड थोड़ा सा कट डाउन हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स जहाँ पे कहीं ना कहीं और कंट्रोल की हमें जरूरत है। निमोनिया का बहुत है, अभी स्पेशल ड्राइव गवर्नमेंट लेवल पर है, कुछ हद तक कम भी हुआ, फिर अभी और कुछ करनी है। सो वैक्सीनेशन इज एज मच एज यू कैन डू। और कुछ वैक्सीन ऐसे भी हैं कि एज ए फाइनेंशियल कंसर्न भी है, रुक भी गया, लिव इट आफ्टर, जब भी आपको लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशंस इंप्रूव हो गए तो बाद में भी आप एग्जैक्टली हम लोग उसको कैचअप बोलते हैं। यू कैन कैच अप एट एनी टाइम, बट कुछ जो होता है कि नहीं 6 महीने के अंदर देना, उसको फिनिश कर ले। वो किस एज प्रोसेस तक आप लेकर जा सकते हैं? 2 years। अगर फर्स्ट 2 years में मैक्सिमम हम लोग यूजुअली इम्यूनाइज करते हैं। फर्स्ट 6 months का जो हमारा मेन वैक्सीनेशन है इट शुड गेट, फिर 9 months में मेजल्स का आ जाता है और 1 year पे हमारा टाइफाइड और हेपेटाइटिस सी का। बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स हैं जो कि ये बोलते हैं कि हमने बहुत सारी डेडली डिजीज़ को सॉल्व कर दिया है, चाहे वो कैंसर हो गया, कुछ भी हो गया। तो इंडिया में क्या होता है ना, आज भी लोग झाड़ फूक में पहले जाते हैं, पानी पड़ के दे दिया, किसी से फूक डलवा ली, कुछ भी कर लिया। तो क्या ऐसा होता है कि मेडिसिन के साथ साथ हम ये स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट या हीलिंग से भी ऐसी डेडली डिजीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं? जॉन्डिस होता है, बहुत लोग झाड़ फूक पे जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं कि हमने ये दवा कराया, फिर जब कॉम्प्लिकेशन है तब लैंड अप करते हैं। रेड फ्लैग साइंस जो मैंने आपको बताया कि सोशल स्माइल हो गया, इंट्रैक्शंस नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं है, एंड बेबी डोंट फॉलो योर कमांड। मेरी सिस्टर के अभी बेबी हुआ है और उसको घर पर खाने में सिर्फ खिचड़ी और दाल रोटी देते हैं। तो अगर ऐसे में माँ सिर्फ खिचड़ी और दाल रोटी खाएगी तो बेबी को पूरा प्रोटीन कैसे मिलेगा? तो क्या मदर नॉर्मल खाना खा सकती है? उसका असर बेबी पे कुछ गलत तो नहीं होगा? हमारे पास जो मेडिकल टूरिज्म में जो पेरेंट्स जो मदर आती हैं बाहर से, मतलब दूसरे कंट्री से, वो 2nd 3rd डे के बाद बाहर का खाना मंगा के खाते हैं। उनके मदर के लिए कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और हमारे यहाँ के लिए सब सास और नानी का ये होता है कि ये नहीं का। खासकर 1 या 2 महीने के जो बच्चे हैं वो अपनी बीमारियों को बता नहीं पाते, वो रोते रहते हैं, माँ बाप का कंसर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है और कई लोग कहने लग जाते हैं पता नहीं पेट में दर्द तो नहीं है या नहीं। M-CHART होता है, MCHAT, M-CHART स्क्रीनिंग टेस्ट आप निकालेंगे। देयर आर 20 क्वेश्चन, आप उसमें टाइप करते जाइए जो भी क्वेश्चन है कि यस नो या जैसे, उसके स्कोरिंग आ जाता है, उसमें आपको स्कोरिंग आ जाएगा कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर। मेरी बेटी को खसरा हुआ था, फैमिली वालों ने डॉक्टर के पास जाने से मना कर दिया, बोले कि डॉक्टर को दिखाने से माता और ज़्यादा नाराज़ हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने घर में ही ठीक कर दिया टोटके करके। तो पर ऐसे में डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं? नॉर्मली 1 ईयर में 45 सेंटीमीटर हेड सर्कमफ्रेंस होता है। ओके। इनके बेबी का एवरेज 48-50 सेंटीमीटर होना चाहिए। आप मिल्क का कोई दूसरा प्रोडक्ट दे दीजिए, केवल मिल्क के पीछे नहीं लगना है कि इस बहाने नहीं ले रहा है तो हम कुछ और सप्लीमेंट्स उसमें डाल के तब दे दें। सप्लीमेंट्स लेस देन 2 years बिग नो है, कोई भी ब्रांड है, कितने भी अच्छे ब्रांड्स हैं, बिल्कुल नहीं देना। दाई आती हैं, आंटी जी आती हैं, पटक पटक के बच्चों को करती हैं मालिश, बच्चा रो रहा है, कुछ कर रहा है, उन्हें नहीं मतलब ये हेल्दी होगा तो वो ठीक है। यदि फीवर डेवलप करता है या लूज स्टूल डेवलप करता है, इट्स अ साइन ऑफ इन्फेक्शन, इसका कोई भी टीथिंग से कनेक्शंस नहीं है। कभी डॉक्टर साहब आपके पास ऐसे क्यों केस आया जहाँ पर लोग बहुत सुपरस्टिशियस हो गए हो, पेरेंट्स, और अंधविश्वासी हो गए हो, और जितने भी वो लोग देख रहे हैं ना, चाहे चाचा हो, मामा हो, बुआ हो, आपकी नानियों के बहकावे में आप आ रहे हो, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप कि ये मेरे पास केस आया था एंड बिग नो, इन सब चीज़ों में मत पड़िए?